नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है और इस मॉक टेस्ट सीरीज के क्रम में ये दूसरे नंबर का वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने पहला देखा होगा। ये परीक्षा के प्रारूप पर तैयार किए गए पेपर हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे हैं और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ आप नंबर नोट करके संपर्क कर सकते हैं। जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, उसमें जुड़ जाइए। वहाँ आपका ढेर सारा फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जुड़े रहने के कई सारे बेनिफिट हैं, आप वहाँ जुड़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए। ये पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास का है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। मतलब इसमें से जो मेसोलिथिक स्थल यानी मध्य पाषाणकालीन स्थल दिए हुए हैं, कौन से दो ऐसे हैं जो कि एक ही राज्य में स्थित हैं, इनकी लोकेशन वाइज। तो देखकर बताइएगा। इसमें जो नाम दिया है उसे आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक साथ एक ही राज्य में लोकेट करे। जो बागोर आप देख रहे हैं वो राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और नीचे जो आप बीरभानपुर देख रहे हैं, यहाँ बरभानपुर लिखा हुआ है, असल में ये बीरभानपुर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और सराय नाहर राय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार की लोकेशन है, इसमें से कोई भी जो है वो एक राज्य में स्थित नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। ठीक है, यहाँ नियोलिथिक साइट्स के बारे में बात हो रही है। तो देख लीजिए, चिरांद जो है वहां से मवेशियों को चराने का प्रमाण मिलता है और जो बुदी हल है वहां से हमें सामूहिक भोजन या दावत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहले सामूहिक भोजन तैयार होता है, फिर दावत दी जाती है। और पिकली हल से हड्डियों, विशेष करके जो सींग से बने हुए औजार हैं, वो दिखाई देते हैं वहां से। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये सब बात जो है ये नियोलिथिक इरा की है और इसमें जो स्थान दिए हैं वहां से साक्ष्य प्राप्त किए गए। अब इसका राइट आंसर सिर्फ बी वाला है, केवल दूसरा ये जो बुदी हाल का लिखा हुआ है ना, ये सही है। और बाकी दोनों जो पहला और तीसरा है वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो हड्डियों से बने हुए औजार हैं, ये असल में चिरांद से प्राप्त हुए। बिहार में है चिरांद, वहां से ये प्राप्त हुए। और पिकली हल से मवेशियों को चराने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो बी वाला हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच कराना है आपको। तो लिस्ट 1 में राज्य का नाम दिया है और लिस्ट 2 में कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो कि हड़प्पा काल से संबंधित है, पुरातात्विक स्थल है और इन्हें मिलान करके देखना है। तो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है और हरियाणा राज्य है। बालाकोट, पादरी, हड़प्पा और कालीबंगा, इस प्रकार से स्थानों के नाम दिए। तो मिला लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ आप इसे देख सकते हैं। सी के हिसाब से अगर मैच करेंगे तो गुजरात में है पादरी, राजस्थान में कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, कच्छ में है धोलावीरा और पश्चिम पंजाब जो है वहां पे हड़प्पा आपको दिखाई देता है। हरियाणा में बालाकोट, अमरी, इस प्रकार के स्थान है। भिराना भी हरियाणा राज्य में ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट मैच है वो सी वाला है। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर बेलनाकार मोहरों की बात की जा रही है कि मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें हैं वो किस स्थान से अपने देश में मतलब अपनी सभ्यता से जुड़े हुए स्थानों में प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य क्या कि जिस सभ्यता को हम चुनेंगे उसका व्यवसायिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से होगा, तभी ये जो सील या मोहरें जो होती हैं ये प्राप्त होती। तो रंगपुर है, चनहुदड़ो है, निपुर है, इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो मोहरों का यहाँ सिलसिला है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, व्यापारिक केंद्र के तौर पे, और वहां से हमारा जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया जैसी बाहरी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है और इसमें नदी का नाम दिया है और उनका ऋग्वैदिक नाम दिया है। ऋग्वैदिक काल में या जो पीछे का वैदिक युग था उसमें जिस नाम से उन्हें जाना जाता था। यहाँ झेलम नदी, व्यास नदी, चेनाब नदी और रावी नदी है। अस्किनी, विपाशा, वितस्ता और परुष्णी, इस प्रकार से नाम दिया है। तो आप जानते हैं कि इसमें मिलान करना आसान है। बताइए कौन सा होगा। देखिए, ये जो 5वां वाला है इसका राइट आंसर या राइट मैच कहा जा सकता है बी वाले को। इसका जो बी वाला है ना वो सही है। कैसे होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ निशान गलत जगह लग गया, इसे जरा ऊपर कर लेते हैं। बी वाला, दोनों तरफ देखिए इसमें झेलम नदी जो है उसका नाम वितस्ता है, मतलब प्राचीन नाम। व्यास नदी का विपाशा है,
ठीक है। इसके बाद चेनाब को आप देखें, उसका अस्किनी है, रावी का परुष्णी है, ऐसे आप मिला लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपसे महाजनपदों का जो क्रम है वो पूछा जा रहा है। मतलब किस महाजनपद से किस शासक का संबंध है, ये आपको देखना है। ये सब प्रतापी शासक हैं जो कि अपने अपने महाजनपद में विख्यात थे। तो वज्जी महाजनपद है, चेदी महाजनपद है, वत्स महाजनपद है और अवंती महाजनपद है। ये बात हो रही है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय की। तो 16 महाजनपदों में भारतवर्ष विभक्त था। ये महाजनपद बड़े बड़े साम्राज्य होते थे और इनके अधीन करद राज्य होते थे जो कि जनपद कहलाते थे। तो देखिए, इसमें चेतक, प्रद्योत, उदयन और शिशुपाल दिया है। बताइए कौन सा मैच इसका परफेक्ट रहेगा। और देखिए, इसका भी सी वाला होगा, इसमें भी सी वाला ही हमारा आंसर दिखाई देता है, क्योंकि वज्जी महाजनपद का संबंध किससे है, ये चेतक या चेटक से है। सामने मिला लीजिए। चेदी महाजनपद या इसकी जो राजधानी थी शुक्तिमती, वहां का राजा था शिशुपाल, जो कि भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था। और भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। असल में शिशुपाल विकृतियां लेकर पैदा होता है, कुछ उसकी एक्स्ट्रा आंख, हाथ, पैर वगैरह रहते हैं। और भगवान कृष्ण जब उसे अपने हाथ में लेते हैं, उठाते हैं, जब वो बच्चा रहता है, तो वो सारी चीजें विलुप्त हो जाती हैं। मतलब वो एक सामान्य बच्चा बन जाता है। तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो अद्भुत गुण मेरे अंदर थे वो कृष्ण ने मुझसे छीन लिए, और इसीलिए वो ईर्ष्या रखता है। अंत में गालियां देते देते वो इतना ज्यादा आगे निकल जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो 100 अपराध कंप्लीट कर लिया है। तो जो इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था, वहां भगवान कृष्ण उसका गला काट देते हैं, मतलब सुदर्शन चला देते हैं। तो ये सब बातें शिशुपाल की कहानी हम लोग देखते हैं। वत्स महाजनपद का संबंध किससे है, तो वत्स महाजनपद का संबंध है उदयन से, और अवंती महाजनपद प्रद्योत। ऐसे हमने देखा, सी वाला इसका सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट के नाम दिए हैं, मतलब ग्रंथों के नाम दिए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वह ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि संस्कृत और प्राकृत भाषा को मिक्स करके लिखा गया है। मतलब दोनों भाषाएं यहाँ पर दिखाई देती। तो बताइए, मिलिंद पन्हो जैसा ग्रंथ लिखा हुआ है, महावास्तु, दीपवंश और महावंश भी है। यहाँ वंश नहीं है बल्कि वंश है। ठीक, तो इसमें आप अगर ध्यान दें तो मिलिंद पन्हो जो है वो टोटल पाली में लिखा गया है, उसमें और कोई भाषा नहीं इस्तेमाल की गई है, पाली ही है। और दीपवंश, महावंश भी जो पाली भाषा है उसी में लिखे गए। लेकिन महावास्तु नाम का ये जो ग्रंथ है ना, जो कि ए वाले पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दोनों का मिक्सचर, पाली का नहीं, प्राकृत का और संस्कृत का मिक्सचर दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। जैन धर्म के सिद्धांतों से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अनेकांतवाद ये किस चीज के बारे में बताता है, तो अनुकूलित भविष्यवाणी का सिद्धांत है। और स्यादवाद जो है ये वास्तविकता की विविध प्रकृति का सिद्धांत है। जबकि जो न्यायवाद होता है, यहाँ न्यायवाद लिखा है ना, तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देखिए, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या, कि आंशिक रुख का जो सिद्धांत है उसको ये दर्शाता है। तो आप बताएं कि ये जो जैन धर्म से संबंधित अलग अलग वाद हैं यानी मत हैं, उनके अंतर्गत क्या आता है, इसमें गलत आपको देखना है। और गलत इसके पहले और दूसरे वाले कथन है, यहाँ आप देख सकते हैं। और पहला दूसरा अगर गलत है तो पहले हमें सी वाले ऑप्शन को चुन लेना चाहिए। देखिए, अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद के विषय में देखा जाए तो ये वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत है। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ मैनफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी, इसमें वास्तविकता की बातें ही कही गई। और स्यादवाद जो होता है उसमें अनुकूलित भविष्यवाणी का सिद्धांत हमें दिखाई देता है। तो ऊपर के दोनों गलत है, तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज बाइलिंगुअल ग्रीक आर्माइक इंस्क्रिप्शन। मतलब वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पाया गया है, और बाइलिंगुअल का मतलब 2 लैंग्वेज, तो इसमें ग्रीक और आर्माइक जो भाषाएं हैं उनका यूज किया गया है। तो ये कौन सा अभिलेख है बताइए, निगाली सागर है, रुमिनदेई है, सन्नाती है, या इसमें से कोई नहीं। अब ये जो 9वां है इसका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से कोई नहीं है। नाम आप देख सकते हैं, ये कंधार अभिलेख है एक्चुअली। ठीक है, कंधार इंस्क्रिप्शन जो है उसमें द्विभाषिक साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं, यूनानी और अरमाइक भाषा दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो डी वाले को हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि वह स्थान जहां सुल्तान अपने दरबारियों से मिलता था, उनका कुशल क्षेम पूछता था। और दरबारियों में जो अमीर प्रतिष्ठित लोग होते थे, जैसे खान और मलिक, ये उपाधियां प्रतिष्ठित होती थी, तो ये लोग शामिल होते थे। तो उस स्थान को क्या कहा जाता था। और ये बात हो रही है सल्तनत काल की, दिल्ली सल्तनत का जो पूरा टाइम पीरियड था। मतलब ये मामलूक वंश से शुरू होता है और जो लोधी डायनेस्टी है वहां समाप्त हो जाता है, तो उसके बीच की बात हो रही है। बताइए, उसे मुस्तौफी या ममालिक कहा जाता था, बर ए खास कहा जाता था, दीवान ए विजारत कहा जाता था, या इसमें से कोई नहीं शब्द जो है वो इस्तेमाल होता था। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। देखिए, इसका बी हो जाएगा, बर ए खास। ये जो स्थान होता था, ये स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति या किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। ये वो जगह होती थी जहां सुल्तान अपने खास दरबारियों से, सभी से नहीं, खास दरबारियों से मिलता था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला जो इसमें प्रश्न है उसमें कहा गया कि आंध्र कविता का पितामह किसको कहा जाता है। ठीक, और मनुचरितम और हरिकथा शरणम नाम के जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखा है, ये भी आपको बताना है।
तो बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहां देखिए जो नाम दिए हैं ना वो सभी विख्यात हैं अपने अपने क्षेत्र में, विद्वान ये तीनों ही थे। लेकिन डी वाले ऑप्शन को चुनना यहां सही रहेगा, क्योंकि असल में अल्लानी पेदाना जो थे, ठीक है, अल्लाह सनी पेदाना भी नहीं कहा जाता था, उन्होंने आंध्र कविता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था, तो उन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था, और ये दोनों ग्रंथ उन्हीं के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। यहाँ शब्दावली दी है, यानी की टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है। तो ये संबंध, मतलब जो शब्द है उनका संबंध किससे है? विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, प्रशासन से जुड़े हुए शब्द हैं। रायसानी लिखा हुआ है, और रायसानी का मतलब बताया गया है कि भूमि राजस्व विभाग, यानी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और अथावने क्या होता था? ये रिकॉर्डेड ओरल ऑर्डर ऑफ द किंग होता था, मतलब राजा मौखिक आदेश देता था और उसको लोग नोट कर लेते थे। तलारा ये असल में वॉचमैन होता था, यानी चौकीदार। तो आप बताएं कि सही क्या है? इसमें सही सिर्फ तीसरा वाला है जो दिया है ना, तीसरा वाला। इसमें तलारा की जो मीनिंग दिया है वो परफेक्ट है, बाकी ऊपर के दोनों गलत है। कैसे? रायसानी असल में राजा का दर्ज मौखिक आदेश होता था, और अथावने ये भूमि राजस्व विभाग को कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिर से एक बार सी हो जाएगा, क्योंकि हमें सही चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अहमदनगर की निजामशाही ये अली बरीद के द्वारा स्थापित हुई थी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बीजापुर की आदिलशाही ये यूसुफ आदिल शाह ने स्टैब्लिश की थी। बरार की इमादशाही ये फतुल्ला खां इमादुल मुल्क ने स्टैब्लिश की थी। और गोलकुंडा की कुतुबशाही जो है वो असल में कुली कुतुब शाह के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो कुछ तो इसमें बहुत पहचानना आसान है, जैसे आदिल शाह और आदिल शाही ये मैच कर रहा है, वैसे ही इमाद शाही तो इमादुल मुल्क के साथ मैच कर रही है। लेकिन जरा ऊपर वाले को देखिए, सबसे ऊपर वाला यानी ए वाला पॉइंट वही गलत है इसमें। अहमदनगर की निजाम शाही जो अहमद शाह निजाम था उसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, मतलब कुल मिलाकर अली बरीद जो यहाँ दिया हुआ है वो गलत है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, नीचे के तीनों सही है तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। 14वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू टर्म फॉरेन अफेयर एंड रॉयल कोर्ट। ठीक है, ये जो टर्म दिया है ना, मतलब ये प्रशासन का एक हिस्सा होता था। तो इन द बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन, बहमनी साम्राज्य जो कि दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के ही समानांतर पनप रहा था, ये इस्लामिक था और विजयनगर हिंदू साम्राज्य था। तो ये बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन के शब्द के तौर पे यहाँ पूछा गया है कि विदेशी मामले और राजकीय अदालत से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट कौन सा था। तो यहाँ देखिए, वजीर कुल, अमीर कुल, सदर ए जहां, या इसमें से कोई नहीं। और इसका डी वाला चुन लेते हैं, क्योंकि वजीर अशरफ नाम का जो विभाग या व्यक्ति होता था वो विदेशी मामले और राजकीय अदालत को हैंडल करता था, दोनों काम उसी के पास होते थे। उसका नाम क्या था? वजीर अशरफ। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उनके दरबारी कवि संस्कृत के विद्वान उदयराज थे। अब किनके हैं वही उनका नाम आपको खोजना है। मतलब कोई शासक है जिसके दरबारी कवि एक संस्कृत के विद्वान है जिनका नाम है उदयराज, और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राज विनोद। तो आप बताइए कि ये किस शासक की बात की जा रही है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें अहमद शाह का नाम आप देख रहे हैं, महमूद बेगड़ा का नाम देख रहे हैं, मुजफ्फर शाह और होशंग शाह का भी नाम है, लेकिन ये महमूद बेगड़ा था। ठीक है, महमूद बेगड़ा के ही राज दरबार में ये उदयराज नाम के जो विद्वान थे ये पाए जाते थे, और इन्होंने राज विनोद प्रहसन नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था। और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन दरबारी कवि थे। और दरबारी कवियों की विशेषता ये होती है कि वो चमचागिरी करने में ज्यादा आगे निकल जाते हैं, समस्या यही है उनके साथ, और उनके अंदर सारी योग्यताएं होती। गलत विकल्प का चयन कीजिए। शमशुद्दीन शाह मीर जजिया कर पे इसने रोक लगाई थी, ऐसा कहा गया है। सिकंदर शाह जो था इसको बुत शिकन कहा जाता था। बुत शिकन का मतलब क्या? पुतलों को तोड़ने वाला, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, हिंदू और जैन मूर्तियां जो होती थी उसको तोड़ने वाला। और जैनुल आबदीन शाह मीरी राजवंश का संस्थापक था। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 3 अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट या आप कह सकते हैं मैच दिया हुआ है। इसमें पहला तीसरा गलत है, बीच वाला सही है। जो सिकंदर शाह के बारे में कहा गया है वही एकमात्र सही है। ये मूर्तियों को बेहिसाब तोड़ता था, लेकिन ऊपर नीचे का गलत है। देखिए, जैनुल आबदीन ने जजिया पर रोक लगाई थी, ये उदार शासक था। ठीक है, इसे दूसरे अकबर की भी उपाधि दी गई। और शाहमीरी राजवंश का संस्थापक यहाँ आप वैसे भी गेस कर सकते थे, शाहमीर और शाहमीरी मैच कर रहा है ना, तो ऊपर वाले से ये नीचे वाला मैच कर जाएगा। फिलहाल इसका गलत हमें चुनना था, तो इसका पहला और तीसरा दोनों गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ मलिक सरवर का नाम दिया है, मुबारक शाह का नाम दिया है, इब्राहिम शाह का नाम दिया है और मोहम्मद शाह। एक ही डायनेस्टी के ये सारे रूलर है और इसमें ये एक दूसरे के आगे के सक्सेसर हैं। तो एक क्रम में इन्हें अरेंज करके देखना है कि पहले कौन सा और बाद में कौन सा। ठीक, अब देखिए 17 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट मैच या आप सीक्वेंस कह सकते हैं कौन सा होगा। देखिए, डी वाला हो जाएगा। डी वाले को देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं था, ये पहले से मैच। ठीक है, मलिक सरवर का समय क्या है? वो 1394 से स्टार्ट होता है और करीब आप देखें इसे 1399 तक चलता है।
1399 तक। उसके बाद आता है मुबारक शाह 1399 से 1402। उसके बाद अगला वाला इब्राहिम शाह है, उसके बाद है महमूद शाह। ऐसे हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यहाँ पूछा गया या पूछा नहीं गया, आपको बताया गया कि ये जो घटनाएं हैं ये दे रखी हैं। अब इनका कालानुक्रम आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी और बाद में कौन सी हुई थी। और इसमें एक चीज और बता दी गई है कि रिलेटेड टू रीजन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल से जुड़ी हुई या उसी समय की ये घटनाएं। तो काबुल के खिलाफ अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध और आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थान परिवर्तन, यानी शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। इसको अरेंज करके देखिएगा। देखिए इसका अरेंजमेंट जो बी वाला है वो परफेक्ट है, यानी तीसरा दूसरा पहला, इसे उलट देना है। सबसे पहले क्या, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थान परिवर्तन, और वो कब होता है, 1571 में होता है, 1571। हल्दी घाटी की लड़ाई कब होती है ये आप सभी जानते हैं, ये 1556 में होती है, माफ कीजिएगा 1576 में होती है, 1576। और काबुल के खिलाफ जो अभियान है वो सबसे लास्ट वाला है, यानी ये 81 मतलब 1581 में होता है। ये हमने देखा, तो इसका बी वाला सही। इसके बाद अगले वाले यानी 19 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर म्यूटनीज यानी विद्रोह दिए हुए हैं जो कि सैन्य विद्रोह है। अब इन्हें आपको कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो जो म्यूटिनी ऑफ 66 नेटिव इन्फेंट्री है वो दिया है। इसके बाद 22वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसका विद्रोह है, और 34वीं का विद्रोह है। पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा, करके देखिए। देखिए इसका जो अरेंजमेंट है वो ए वाला सही होगा। ए वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या, 66वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसका विद्रोह 1850 में होता है, 22वीं का होता है 1849 में, और 34वीं का होता है 1844 में। तो क्रम आपको बस उलट देना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको अरेंजमेंट करना है, और आधार किसको बनाना है, वर्ष को। तो जो सबसे आगे वाला वर्ष रहेगा उसको सबसे पहले रखेंगे, और सबसे पीछे वाला जो यानी सबसे पुराना जो समय रहेगा उसको सबसे आगे रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज को पहले रखते हैं। अब बताइए, इसमें भी विद्रोहों के ही नाम दिए हैं, जैसे कि 47वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह है, और 37वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका विद्रोह है। अब इसका अगर हम अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से कर लेते हैं। इसमें भी हम उलट देंगे तो ये अवरोही क्रम में अरेंज हो जाएगा। वैसे ये क्या है, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। जो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसका 1824 में होता है, 1824, ठीक। इसके बाद ग्रेनेडियर वाला जो है वो 1825 में होता है, एक साल बाद। नेटिव इन्फेंट्री जो 37वीं थी उसका विद्रोह अगर देखें तो वो 1852 में होता है, सबसे बाद में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये वाला, इसीलिए उलट दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द डच फैक्ट्रीज एंड बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये डच फैक्ट्रियों के स्थान दिए हुए हैं जहां जहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। अब इनको आपको वर्ष के आधार पे यानी जो इनके स्थापना वर्ष है उसके आधार पे अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। तो देखिए बिमलीपत्तनम है, चिंसुरा है और करईकल है। बताइए कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा, पहले कौन सा लगाया गया, बाद में कौन सा। बिमलीपत्तनम को लगाया गया था 1641 में, ठीक है, 1641। इसके बाद आप देखिए चिंसुरा वाली जो डेट है वो 1653 है, और कराईकल को देखिए 1645 है। तो इसी हिसाब से अरेंज करना था, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला। बी वाला सही है। इसके बाद 22वें को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर है, और यहाँ कुछ पत्रिकाएं लिखे हुए हैं, मतलब उनके नाम लिखे हुए हैं। उन्हें प्रकाशन वर्ष के आधार पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब जो सबसे बाद में प्रकाशित होगा उसको आप सबसे पहले रखेंगे। तो राष्ट्रगुप्तार है, हिंदू पैट्रियाट है, और इंडियन मिरर है। 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। माफ कीजिएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा। डी वाला इसका सही है, ठीक है। तीसरा दूसरा पहला कैसे। राष्ट्रगुप्तार का जो समय है वो 1851 का है, 1851 का, और हिंदू पैट्रियाट का समय 1853 का है, जबकि इंडियन मिरर का समय 1862 का है। तो उलट देंगे, सीधा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशनों का वेन्यू दिया है, उसके प्रेसिडेंट का नाम दिया है, और जगह दी हुई है, माफ कीजिएगा डेट दी हुई है, ठीक। तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन होता है, वहां अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष उसकी अध्यक्षता करते हैं, और 1908 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और मदन मोहन मालवीय वहां अध्यक्ष होते हैं। तो अब देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका सही तो ऊपर वाला दोनों है, लेकिन नीचे वाला गलत है। मद्रास अधिवेशन की भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही करते हैं, ठीक। ये जो 1908 वाला है, तो नीचे वाला गलत हो गया, ऊपर के दोनों सही। 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है उसमें अच्छी खासी भिड़ंत हो जाती है नरम और गरम दल में, तो वो वाले जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से पहला दूसरा सही हमें देखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24।
24 में आपसे कहा गया कि जो घटनाएं लिखी हुई हैं आज़ादी मतलब आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो इनको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। अब देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और विंस्टन चर्चिल ये इंग्लैंड के नए नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यानी वहां सत्ता परिवर्तन होता है। तो आप बताइए कि इसका क्रम क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला सही होना चाहिए। बी वाले के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो आप सभी जानते हैं 1946 में आता है, और फॉरवर्ड ब्लॉक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी और हरिपुरा वाला अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद मतभेद होता है गांधी जी के साथ, तो वहीं से वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, तो 1939। ठीक, इसके बाद जो इसमें अगला वाला यानी विंस्टन चर्चिल वाला, तो वो 1940 का है, 1940। ऐसे ही क्रम में आपको अरेंज करना था। इसके बाद 25 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो खेड़ा सत्याग्रह है, बकाश्त आंदोलन है, बारदोली सत्याग्रह है, आपको इसे अरेंज करके देखना है। देखिए इसका सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से थोड़ा सा हेर फेर ही करना था, ज्यादा नहीं। दूसरे वाले को पीछे कर दीजिए और जो तीसरा वाला है उसको आगे कर दीजिए। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? इसकी डेट 1918 है एग्जैक्टली। बकाश्त आंदोलन की तारीख क्या है? ये 1936 का है। और बारदोली वाला कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, और 26 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट्स आर रिलेटेड टू द सेम ईयर। इसमें से कौन सी दो घटनाएं ऐसी हैं जो कि एक ही साल से बिलोंग करती, मतलब एक ही वर्ष में हुई थी। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाता है, रोहिल्ला वार होता है, कॉर्नवालिस कोड आता है, और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट होता है। तो इसमें ऊपर वाली दोनों घटनाएं तो अलग अलग है, उनका समय भी भिन्न है, लेकिन नीचे का आप ध्यान से अगर जरा सा भी आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है उसको जानते हैं तो आप बहुत आराम से इसमें कर लेंगे। दो ही हमें चुनना है, और कॉर्नवालिस कोड आता है और परमानेंट सेटलमेंट, ये दोनों कॉर्नवालिस का काम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा, ये एक ही समय की। वैसे डेट वाइज अगर देखा जाए तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश होती है, रोहिल्ला वार 1774 में होता है, और ये जो कॉर्नवालिस कोड और परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में फिर से एक बार प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको अवरोही क्रम लगाना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन प्रकाशन वर्ष यहाँ किसी का नहीं है, प्रकाशन वर्ष तो पत्रिकाओं का होता है। असल में यहाँ घटनाएं दी, तो जाने दीजिए ऊपर वाले सेंटेंस को, नीचे की घटनाओं को देखिए। 3 घटनाएं अलग अलग दी हैं, उनको आपको अवरोही क्रम में यानी बाद में जो घटी हुई घटना है उसको पहले रखना है, और जो सबसे पहले हुई थी उसको सबसे बाद में रखना है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ देखिए 4th मैसूर वार है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी सिस्टम मतलब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और ट्रीटी ऑफ बसीन। अरेंज करके देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो अरेंजमेंट है ना वो ऊपर वाला ही ठीक रहेगा, क्योंकि जो चौथा मैसूर वार है वो 1799 में होता है, 1799 में। ठीक, सहायक संधि की नीति को शुरू किया जाता है 1798 में, और बसीन की संधि होती है बहुत बाद में यानी 1802 में। ऐसे हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ आपको अवरोही आरोही नहीं कहा गया है, तो आप आरोही क्रम में लगाएंगे। राजपुर घाट की संधि होती है, मैंगलोर की ट्रीटी होती है, सालबाई की ट्रीटी होती है। तो अरेंज करके देखिए पहले कौन सी होती है और बाद में कौन सी होती है। देखिए राजपुर घाट की संधि होती है 1806 में, ठीक 1806 इसकी डेट। मंगलोर की संधि होती है 1784 में 1784, और सालबाई की संधि होती है 1782 में। तो इसी हिसाब से आपको अरेंज करना था, और इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इवेंट्स, यहाँ 2 घटनाओं की बात हो रही है, आर रिलेटेड टू द सेम ईयर। जैसे पीछे क्वेश्चन था ना कि एक ही साल में घटी हुई 2 घटनाओं को वर्गीकृत कीजिए, तो वैसे ही यहाँ भी है। एनेक्सेशन ऑफ भरतपुर, ट्रीटी विद सिंधिया, और वेल्लोर की जो सिपाही म्यूटनी थी वो वाली। तो बताइए इसमें से कौन सी 2 घटनाएं ऐसी हैं जो एक ही साल में हुई। अब इसमें अगर आप देखें तो नॉन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो कि एक साल में मतलब एक साल में घटी हो। भरतपुर का अधिग्रहण 1826, सिंधिया के साथ संधि 1817, वेल्लोर की सिपाही म्यूटनी वो 1806 में होती है। तो इसमें कोई भी तो मैच नहीं कर रहा है, तो डी वाले को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। गलत विकल्प का आपको चयन करना था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है लॉर्ड डलहौजी के समय में, दिया हुआ है। शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट लॉन्च होता है लॉर्ड लिटन के समय में। कारखाना अधिनियम आता है लैंसडाउन के जमाने में। तो कारखाना अधिनियम ये ध्यान दीजिएगा कि कई बार आया है, तो उसमें लैंसडाउन का नाम शामिल है या नहीं ये आपको सोचना होगा। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट है ये लॉन्च किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। और असल में इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं, ठीक, गलत की बात की जा रही है, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं दिखाई दे रहा है। तो उत्तर हमारा ये यहाँ सही नहीं बैठेगा।
ये है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये डलहौजी के समय में ही आता है। आर्म एक्ट जो है वो लिटन के ही जमाने में आता है। और कारखाना अधिनियम, इसको अगर आप देखें तो ये लैंसडाउन के समय में आता है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बाकी काम चाहे जितने बुरे किए हों, लेकिन ये वाला काम बेहतर किया था। 1904 में ये अधिनियम लॉन्च होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसकी नींव यहीं से पड़ जाती है, बाद में वो नया रूप लेता है। अब यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये फेस्टिवल्स हैं जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमालयन जो स्टेट हैं वहां से जुड़े हुए हैं। आपको देखना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। तो चपचार कूट महोत्सव ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। खोंगजाम परवा गाथा गीत ये मेघालय का है। थांगटा नृत्य होता है सिक्किम में और पालकूट त्योहार होता है मिजोरम में, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। सही क्या है आप बताइए, मतलब 3 गलत है, 1 सही। तो इसका हो जाएगा डी वाला। पालकूट महोत्सव या पालकूट फेस्टिवल ये मिजोरम का है। तो फिर बाकी का क्या होगा। इसमें देखिए, मिजोरम के जो लोकप्रिय त्योहार है ना, उसमें मीमकूट है, इसके अलावा पालकूट है। चपचार कूट भी वहीं का है, ये मिजोरम का है, ना कि मणिपुर का। और खोंगजाम परवा गाथा गीत जो हम लोग देखते हैं, थांगटा नृत्य, ये दोनों मणिपुर के हैं। सिक्किम यहाँ घुसा दिया है। तो कुल मिलाकर इसका डी वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन को तुरंत सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि ऐशबाग स्टेडियम जो है वो जबलपुर में, मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये भोपाल में है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये रायपुर में है। तो आप बताइए कि इनकरेक्ट क्या है, गलत की तलाश करनी थी। देखिए, ऐशबाग स्टेडियम जो है वो असल में जबलपुर में नहीं है बल्कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में ही लेकिन भोपाल में। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये है जबलपुर में, यहाँ उल्टा दे दिया है दोनों। हाँ, इसमें अगर आप देखें जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो रायपुर में है, मतलब छत्तीसगढ़ उसकी लोकेशन है। तो केवल इसका तीसरा वाला सही है, ऊपर के दोनों गलत हैं। और जब दोनों गलत हैं तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि हमें गलत चाहिए था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक तरफ टूरिस्ट प्लेस दिया है और दूसरी तरफ स्टेट दी हुई है। तो चक्राता है, हाफलांग है, कलिम्पोंगा है और उरवाड़ा है, ठीक, ये स्थान के नाम है। और इनको मिलान करना है, किस राज्य में कौन सा स्थित है, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, गुजरात। तो मैच करके देखिए नीचे के कोड वर्ड से कौन सा मैच करता है। देखिए, इसका बी वाला मैचिंग आप करेंगे तो सही रहेगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, अर्थात चक्राता जो है वो उत्तराखंड हो जाएगा। इसके बाद हाफलांग को आप देखेंगे तो हाफलांग जो है वो असल में असम में हो जाएगा। कलिम्पोंगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, और उडवारा गुजरात, ऐसे इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर रिलेटेड टू सेम स्टेट, सेम ईयर, सेम स्टेट, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक समान राज्य में स्थित 2 पोर्ट या जो 2 शिपयार्ड हैं उनके नाम आपको तलाशने थे। अल्लेपी समुद्री बंदरगाह है, काकीनाडा है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है, मतलब नेविगेशन इंस्टीट्यूट, वो वाला, और गार्डन रिच शिपयार्ड। तो बताइए कि कौन से 2 ऐसे हैं जो कि एक ही राज्य में। अब 34 का डी हो जाएगा। इसमें डी वाला विकल्प मौजूद था तो आराम से हम उसे ही चुनेंगे, क्योंकि ये सब जो है ये चारों 4 जगह है। कैसे, अल्लेपी को अगर आप देखें तो ये केरल का है, काकीनाडा की लोकेशन आंध्र में पड़ेगी, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो पटना में पड़ेगा, ठीक, अंतर्देशीय, और गार्डन रिच शिपयार्ड ये वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। ऐसे इसकी मैचिंग है। तो कोई भी ऐसे नहीं है जो कि 2 एक साथ एक राज्य में पड़े। इसके बाद रेलवे जोन का नाम दिया है और उनका जोनल हेडक्वार्टर दिया है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, सही की तलाश करनी है, अर्थात 3 गलत है और कोई एक सही है। अब इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि मध्य रेलवे जो दिया है ना, मुंबई, वही वाला सही है। बाकी जितने हैं वो सब गलत है, नीचे के सारे झूठ बोल रहे हैं। तो देखते हैं इनका सही फिर क्या है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, गोरखपुर में, और पूर्व तटीय रेलवे को अगर आप देखें तो वो भुवनेश्वर में है, यहाँ मैच कर दीजिए। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 36 में आपसे जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको कब स्टार्ट किया गया था, डेट बताइए, और किस शहर को इस परियोजना में शामिल किया गया था। मतलब शहर का नाम भी आपको चुनना है। तो पेयर में आंसर दिया हुआ है, बताइए कि इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। 4 महानगरों को जोड़ने की ये परियोजना थी, राजमार्ग परियोजना से इसका संबंध था। और इसका जो यहाँ आंसर, मतलब विकल्प आप देख रहे हैं ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इसमें जो मैच है वो परफेक्ट नहीं है। असल में ये स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तौर पे स्टार्ट हुआ था सन 2001 में। तो 2001 यहाँ दिया तो है, लेकिन उसके साथ जगह का नाम सही नहीं दिया है। इसमें जो 4 महानगर थे, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, या कोलकाता चेन्नई आप कह लीजिए, उनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना। मतलब भारत जो है वो एक चतुर्भुजाकार आकृति आप देख सकते हैं, इस प्रकार से है, पतंगाकार चतुर्भुज। तो इसमें जो 4 महानगर है लगभग 4 कोने पर स्थित है इस प्रकार से, तो उन्हें जोड़ने की बात की गई थी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, गलत क्या है बताइए।
तो पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय ये फरीदाबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संग्रहण या माफ कीजिएगा मानचित्र संगठन ये नागपुर में है, और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये कोलकाता में है। बताइए कि इसमें से गलत क्या है। लोकेशन दिया हुआ है, ये जो निदेशालय या संगठन है इनकी लोकेशन दिया है, और 37 का हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। केवल ऊपर वाला सही है और ये वाला, बाकी नीचे के दोनों गलत है। समस्या क्या है, पहले तो बी वाले को चुन लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें पौध संरक्षण संगरोध वाला जो है वो तो फरीदाबाद हरियाणा, मतलब फरीदाबाद कहाँ पे, हरियाणा राज्य इसकी लोकेशन है, वो ठीक हो गया। एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन ये कोलकाता में है, और जो ब्यूरो ऑफ माइंस आप देख रहे हैं ना वो असल में नागपुर में है। ये इधर रहेगा और वो उधर रहेगा। इसके बाद 38 को देखिए। 38 में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, माफ कीजिएगा रीऑर्गेनाइज ऑन 21 जनवरी 1972, मतलब 21 जनवरी 1972 को किसका पुनर्गठन, मतलब कौन से राज्य का पुनर्गठन नहीं होता है, उसको आपको चुनना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज ऑन 20 फरवरी 1987, और इसमें से किस राज्य का पुनर्गठन 20 फरवरी 1987 को होता है। एक में नहीं होता है आपको खोजना है और दूसरे में होता है खोजना है। तो यहाँ पेयर में राज्यों के नाम दिए। देखिए इसका डी हो जाएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब ये होगा कैसे, ये इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों में 21 जनवरी 1972 का ये जो समय है, इस समय इनका पुनर्गठन होता है, और मिजोरम और अरुणाचल का होता है 20 फरवरी 1987 को। तो यहां आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 में फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करके दिखाइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। लेकिन बढ़ते क्रम में कैसे अरेंज करेंगे, जिलों की संख्या के आधार पे, किस राज्य के पास किसका ज्यादा जिले हैं वो आपको देखना है। तो सबसे कम जिलों वाला राज्य हम पहले रखेंगे, और सबसे ज्यादा जिले जिसके पास है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो यहाँ गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और अरुणाचल का नाम दिया है। अरेंज करके देखिए इसका सी वाला जो अरेंजमेंट है ना, या व्यवस्था, वो सही है। कैसे, गुजरात में 33 जिले, संख्या कितनी है 33, हरियाणा में 22 है, उत्तराखंड में कितने हैं, तो उत्तराखंड में 13 हैं, और अरुणाचल में थोड़े ज्यादा हैं 25 हैं। तो इसी हिसाब से करना था। इसके बाद 40 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ एरिया, क्षेत्रफल वार अब अरेंज करना है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु दिया है। यहां आपको क्षेत्रफल के आंकड़े रटने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे आंकड़े कोई नहीं रट सकता है। यहां सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि कौन वाला बड़ा है कौन वाला छोटा है, बस बड़ा छोटा ध्यान में रखना है। तो इसमें महाराष्ट्र का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,07,713 के आसपास किलोमीटर में पड़ता है, स्क्वायर किलोमीटर, चूंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। कर्नाटक की बात करें तो 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। ओडिशा राज्य जो है वो 1,55,707, तमिलनाडु जो है वो 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। तो कुल मिलाकर जो इसका अरेंजमेंट है वो ऊपर वाला ही सही रहेगा इन टर्म ऑफ एरिया, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक। तो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और जो जल संधियां होती हैं उनके विषय में बात हो रही है। तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम करता है। 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में स्थित है, मतलब लक्षद्वीप को ये मालाबार कोस्ट से अलग करता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। और पाक की जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, छोटी सी जो जगह है बीच में उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग अलग करता है, बीच से गया है। तो आप बताइए कि गलत क्या है। गलत इसका अगर आप देखें तो बी वाला है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मालाबार कोस्ट, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, बाकी जितने हैं वो सही है, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंडियाज बॉर्डर लाइन विद अदर कंट्रीज। जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारी सीमा रेखाएं हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, लेकिन यहाँ लंबाई दिया है। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी है वो असल में उसकी लंबाई 4069 किलोमीटर, ठीक है। और भारत और म्यांमार के बीच में जो है उसकी 1634 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच में इतनी है, 1751। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। 42वें का सिर्फ तीसरा वाला सही, सिर्फ तीसरा वाला सही है, और इसीलिए हम सी वाले को चुनते हैं। नेपाल के साथ जो बॉर्डर का यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 है। इसको आप 9 को इधर कर दीजिए, 6 को इधर, इकाई दहाई में परिवर्तन हो गया है, ठीक। तो 4096 किलोमीटर ये है सीमा रेखा की लंबाई। और भारत और म्यांमार के बीच में, जो कि कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया, तो वो वाला जो स्थान है उससे हमारी बॉर्डर लाइन लगती है 1643 किलोमीटर। और यहाँ कितना दिया है, 34 दिया है, 4 को इधर और 3 को इधर करने की आवश्यकता थी। फिलहाल इसका सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असम अगरतला, यहाँ राजधानी दी हुई है असल में, असम अगरतला, मेघालय, ये यहाँ देखिए, यहाँ वाला, ठीक है, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल और मिजोरम आइजोल, और इसके बाद त्रिपुरा और दिसपुर दिया हुआ है। सही क्या है वो आपको बताना है। यहाँ 5 विकल्प हैं। देखिए इसका सही जो ऑप्शन है ना वो दूसरा, तीसरा और चौथा है, लेकिन पहला और पांचवा दोनों डिस्टर्ब है, क्योंकि अगरतला ये किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। इसको इधर पहुंचा दीजिए और दिसपुर को असम के पास भेज दीजिए। बाकी सब ठीक है, बीच का तीनों ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। इसमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल। तो आप बताइए कौन से इसमें से सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं, क्रमशः म्यांमार और नेपाल की। उन राज्यों को आपको चुनना है। पूर्वोत्तर के राज्यों का ऑफकोर्स यहाँ नाम दिया हुआ है। देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है जो कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। और इसमें से यहाँ जो इधर वाले इस साइड वाले विकल्प दिए हैं, इसमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कि नेपाल को स्पर्श न करे, यानी सभी करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा किसको स्पर्श करता है। यहाँ आपने देखा सिक्किम राज्य जो है वो म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम करते हैं। तो जो करते हैं, टच करते हैं, उनको भी आपको जानना चाहिए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्लेशियर्स आर सिमिलर इन लेंथ। तो भाई हिमनद जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई को एकदम टू बी एग्जैक्ट नापना ही असंभव काम है। वहां अप्रोक्सीमेट का आंकड़ा होता है, क्योंकि उसके आकार में परिवर्तन होता है। वो बर्फ की चट्टान है और स्थिर नहीं है, उसमें घटनाएं होती है पिघलने की या आकार परिवर्तन की। तो यहाँ एक जो एवरेज लेंथ या उसकी साइज है उसी के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो है, वोल्टेरो है और बातुरा है। आप सभी इन सभी जितने भी हिमनद हैं उनके नाम जानते होंगे। बताइए कि इसमें कौन से 2 ऐसे हैं जो कि लंबाई में लगभग एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि स्केल से नापा गया है। तो 45 का डी वाला चुन लेते हैं। डी वाले के हिसाब से जरा देखिए, इसमें जो बाल्टेरो और बातुरा है ये ग्लेशियर लगभग एक लेंथ के हैं, लगभग एक लेंथ के हैं। बाकी सियाचिन को देखें तो 76 किलोमीटर लंबा है और काफी स्ट्रेटेजिक, उसका जो प्लेस है, लोकेशन है, वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक है। वहां खींचतान हमेशा चलती रहती है। और बियाफो जो है वो करीब 59 किलोमीटर लंबा है। बाल्टेरो और बातुरा की लंबाई देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये 58 किलोमीटर के हैं, छोटे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में यहाँ पर कुछ दिवसों के नाम दिए हैं, जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे ये मनाया जाता है 8 जुलाई को, यानी 8 जुलाई को। तंबाकू मुक्ति दिवस मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू को मना कर दो, तो ये 23 मई को मनाया जाता है। बताइए कि इसमें से गलत क्या है? गलत इसका डी वाला है। डी का मतलब ये है कि दूसरा तीसरा दोनों गलत है, ये दोनों गलत है और इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है। ऊपर का जनसंख्या दिवस हो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। असल में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून की तारीख है, ये जून की तारीख है, यहाँ जुलाई लिख दिया है। और तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार से है। इसके बाद 47 में चलते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अरेंज कीजिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट रेड पांडा है मतलब लाल पांडा परियोजना, और टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो आपको ये देखना है कि पहले कौन सा लॉन्च हुआ था या बनाया गया था और बाद में कौन सा आता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट ये काफी पुराना है, इनफैक्ट सबसे पुराना है इस तरह के प्रोजेक्ट में। और चूंकि पुराना है और इस पे लगातार काम हो रहा है तो इसीलिए इसका प्रभाव भी देखने के लिए सामने आ रहा है। बाघों की संख्या अपने देश में बढ़ती जा रही है, अच्छी खासी है। तो यहाँ देखिए बाघ परियोजना सच में सबसे पुरानी है, ये 1973 की है, ठीक है, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर रेड पांडा परियोजना की जो डेट है वो 1996 की है, ये बाद की है। हाँ, कछुए का संरक्षण भी हम लोग कोशिश तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश प्रोजेक्ट टाइगर जितनी बड़ी नहीं है। यहाँ माफ कीजिएगा 75 होगा, ठीक है, 1975। तो कछुआ संरक्षण परियोजना सबसे पहले इसमें कौन सा होगा? प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद कछुआ वाला, उसके बाद पांडा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी वाला, बी वाले के हिसाब से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द सेम ईयर। इसमें से कौन से 2 चिन्ह ऐसे हैं या प्रतीक ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक ही साल में अडॉप्ट किए गए थे? तो यहां बताएं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है। इसका सी वाला हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें एक साल में अडॉप्ट किया गया था, यानी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम मतलब जनगणमन और नेशनल सॉन्ग मतलब वंदे मातरम। तो ये दोनों एक साल में। देखते हैं इसमें डेट को। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है, और 24 जनवरी को 1950 की जो डेट थी उसमें राष्ट्रीय गान और उसी डेट पर राष्ट्रीय गीत को भी अडॉप्ट किया गया था।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में आपसे कहा गया कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर चेयरमैन। ठीक, तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति मतलब जो समझौता करने वाली, नेगोटिएटिंग विथ स्टेट वाली कमेटी होती थी वो वाली, और स्टीयरिंग कमेटी। तो इसमें आपको ये देखना है कि किसके अध्यक्ष जो है वो इसमें से डिफरेंट है, मतलब 3 समितियों के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति, और इसमें ऊपर वाली जो 3 समितियां हैं उनके अध्यक्ष एक जैसे हैं, लेकिन ये जो स्टीयरिंग कमेटी है इसके अध्यक्ष इसमें डिफरेंट है। बाकी जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, माफ कीजिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी जो दी हुई है, इन सब के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन संचालन समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये चल रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रिलेटेड टू देम। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिटीजन्स के लिए आता है, और ग्राम पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इनके अनुच्छेदों के आधार पे बढ़ते क्रम में इन्हें अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटी संख्या वाला जो अनुच्छेद रहेगा वो सबसे पहले रहेगा। तो इसका जो बी वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला, इसको उलट देंगे। ये अनुच्छेद 40 है, आप जानते हैं, ग्राम पंचायतों वाला। इसके बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका जो आर्टिकल नंबर है वो 44 है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है वो जो अनुच्छेद है वो 50 है। तो उलट देंगे, सीधा हो जाएगा। इसके बाद 51 को देखते हैं। 51 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, इसके अलावा कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड इट्स एक्सपोर्ट, जो अफीम का उत्पादन और उसका एक्सपोर्ट वगैरह होता है वो वाला, और पिलग्रिमेजेस अदर देन पिलग्रिमेजेस टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो तीर्थ यात्रा होती है या तीर्थ स्थल होते हैं भारत से बाहर वाले भी, उनका मामला। तो आपको ये देखना था कि स्टेट लिस्ट में, मतलब आप देखते हैं ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट है, तो स्टेट लिस्ट में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। 51 का हो जाएगा सी वाला। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना वो राज्य सूची के विषय हो सकते हैं, लेकिन ये जो अफीम की खेती और उसके विनिर्माण निर्यात की बात है, इस पर पूरा नियंत्रण केंद्र का होता है, मतलब इस पर कानून बनाना या जो भी कुछ करना है उसका अधिकार केंद्र के पास होता है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 52 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि द सेंटेंस गिवन बिलो आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक कथन दे रखा है और पूछा जा रहा है कि ये किस संविधान संशोधन से बिलोंग करता है। तो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, मतलब एक या माफ कीजिएगा 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बस आपको ये बताना है। तो यहां दिया हुआ है 8th अमेंडमेंट एक्ट 1960, 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं को ही चुन लीजिए, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट मैच नहीं कर रहा है। ये जो संशोधन आप यहां देख रहे हैं ना, वो 7वां संशोधन था, 7वें नंबर का अमेंडमेंट था, जो कि होता है 1956 में। इसकी डेट और जो नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 53 को देखते हैं। 53 में आपसे पूछा गया कि करेक्ट कौन सा है बताइए। तो जो 15 नंबर का अमेंडमेंट होता है यानी 15वां संशोधन होता है, वो असल में 1962 में होता है, डेट भी ध्यान दीजिएगा। और उसमें हाई कोर्ट के जजेस की जो उम्र है, मतलब सेवानिवृत्ति की आयु है, उसको बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया जाता है। इसी क्रम में आप देखें तो जो 16वां संशोधन अधिनियम है वो 1963 में होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसको 60 से बढ़ाकर 62। वैसे ही 17वें वाले में भी वही दिया है, लेकिन यहाँ सन भी आपको ध्यान देना है। तो सही क्या है? तीनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही बात कही गई है, कोई एक सही होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, नॉन ऑफ दीज। ये 15वां संशोधन था, बात ठीक है, लेकिन 1963 में हुआ था। यहाँ देखिए ऊपर वाले में 15वां दिया तो है, लेकिन यहाँ 1962 दिया है, 63 में हुआ था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सेवा, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, असम एंड नागालैंड। तो ये कौन से आर्टिकल है, यहाँ आपको देखना है, और उसका क्रम आपको अरेंज करके देखना है, मतलब राज्यों के क्रम के आधार पे आर्टिकल का क्रम सजाना है। तो 54 का हो जाएगा बी वाला, क्योंकि 371A, पहले चुन लीजिए इसके ए वाले को। देखिए 371A जो है वो नागालैंड से संबंधित है, स्पेशल प्रोविजन, और 371B जो है वो असम राज्य से संबंधित स्पेशल प्रोविजन है, जबकि इसमें आप देखें जो 371C है वो मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है, ऐसा इसका है। तो ए वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ गलती से बोल दिया गया ए वाला, असल में इसका बी वाला है। बी वाला जो अरेंजमेंट है ना वो परफेक्ट है, ABCD, लेकिन यहाँ जो क्रम दिया है वो उल्टा दिया है, तो उसी हिसाब से CBA। इसके बाद 55 को देखते हैं। 55 में कहा गया कि ऑड ऑप्शन चुनिए, लेकिन किस आधार पे? तो बेस्ड ऑन आर्टिकल रिलेटेड टू देम, मतलब इसमें से जो आर्टिकल नंबर है उसी के आधार पे आपको ऑड चुनना है।
तो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग दिया है, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल ट्राइबल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड और नेशनल क्लासेस कमीशन फॉर बैकवर्ड। ये आप देख रहे हैं। तो 338वां जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है, और 338 का ही जो क्लॉज क है यानी ए, उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कहा गया है, और 338 का क्लॉज बी जो है उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कहा गया है। तो ये तीनों तो एक ही अनुच्छेद के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, वही इसमें से ऑड है, और इसीलिए हमारा आंसर है ए, क्योंकि इसका आर्टिकल एकदम से अलग है। ये कैसा है, 342 क है, यानी 342 ए है क्लॉज ए, इस हिसाब से आपने देखा, तो ये इसमें से ऑड है। इसके बाद 56 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आर्टिकल नंबर 243 आर जो है, मतलब द हिंदी के हिसाब से, उसमें ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन कहा गया है, मतलब उसका प्रोविजन दिखाई देता है। 256 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की संरचना हमें दिखती है, और पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसके बारे में प्रोविजन ये 243 के में दिखाई देता है। ऐसा दिया हुआ है, बताइए कि सही क्या है। और सही इसका सी वाला है, केवल तीसरा जो नीचे पंचायतों के निर्वाचन की बात की जा रही है ना, वही एकमात्र ठीक है, ऊपर का दोनों गड़बड़ है। असल में आर्टिकल नंबर 256 यानी 256वां, इसमें राज्य और संघ की जो बाध्यता है वो दिखाई देती है, और 243 जो आर आप यहाँ देख रहे हैं ना, मतलब 243 द, उसमें नगर पालिकाओं की संरचना हमें दिखाई देती है। ऐसा है। इसके बाद आगे चलते हैं, 57 को देख लेते हैं। 57 में कहा गया कि व्हेन हैज द मोदी गवर्नमेंट अपग्रेडेड इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड रीनेम इट एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब इसका ये जो पॉलिसी है इसका नाम पहले पूर्व की ओर देखो था, लेकिन अभी पूर्व की तरफ एक्शन लेकर काम करना चाहिए, ऐसा इसका नाम बदल दिया गया है, मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये नाम परिवर्तन कब हुआ ये आपको बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार इनिशिएट कब किया गया था। दोनों चीजें यहाँ सन दिया हुआ है, मतलब तारीख है। और 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 2014 में इसका नाम बदल दिया जाता है, जब एनडीए गवर्नमेंट पहली बार सत्ता में आती है, मतलब अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें 2014 में नाम बदला जाता है और ये हो जाती है एक्ट ईस्ट। और लुक ईस्ट नीति को जो यहाँ लॉन्च करने की या इनिशिएट करने की डेट है वो 1992 की है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, मतलब 1992 में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो उन्होंने किया था। देखिए 58, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ देख लीजिए, अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, या यूजीसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, या राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बात यह है कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद है असल में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, ठीक है, और बाकी जो है इसके मेंबर्स होते हैं। तो यहां पर आपको देखना था कि गलत क्या है। अध्यक्ष के रूप में हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो सबसे मुख्य होता है, लेकिन बाकी जो आप इसमें केंद्रीय गृह मंत्री को देख रहे हैं, इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, ये भी वहां अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ सही है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं। इसके बाद 59 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति आती है। अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ की जांच करने के लिए बोहरा समिति को बनाया जाता है। और 170वीं रिपोर्ट जो यहाँ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की आती है, मतलब इलेक्टोरल लॉ से उसका संबंध रहता है, उसमें रिफॉर्म लाना इसका उद्देश्य रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट है उसमें चुनाव सुधार को पेश बनाया जाता है। इसमें क्रोनोलॉजी आपको अरेंज करनी है, पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है। और इसका जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से अरेंज है। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको चुन लेना था सी वाले को। देखिए, चुनाव सुधार के लिए जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो 1990 में आती है, 1990, और बोहरा समिति आती है 3 साल बाद, यानी 1993 में। जबकि ये जो विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है, इसकी डेट है 1999। तो क्रम ठीक है पहले से ही। 60वें को देखते हैं। 60वें प्रश्न में कहा गया कि गलत विकल्प चुनिए, और ये चुनाव की जो नियमावली होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो लोकसभा के सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियमावली, इसकी जो डेट है वो 1985 की है। और मेंबर ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसका जो रूल है ये 1986 का है। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। तो आप बताएं कि इसमें से डेट वाइज कौन सा गलत है, तारीखों के हिसाब से गलत चुनना है। इसका केवल दूसरा वाला गलत है। राज्यसभा का जो दल बदल आधार पर अयोग्यता वाली नियमावली है उसकी डेट 1985 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1986। तो यही वाला इसमें एकमात्र गलत है, और इसीलिए हम बी को चुनते हैं, क्योंकि हमें गलत चाहिए था। 61 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 भाषाओं को एक ही वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनका दर्जा किन 2 भाषाओं को एक ही साल में प्राप्त हुआ है, बताइए।
तो इसका हो जाएगा तीसरा और चौथा, मतलब कन्नड़ और मलयालम, माफ कीजिएगा तेलुगु और कन्नड़। इसमें 5 दिया हुआ है ना, मलयालम भी तो मौजूद है, तो 5 ऑप्शन है कुल मिलाकर। इसमें जो तेलुगु और कन्नड़ है, समय देख लेते हैं। तमिल का जो समय है वो 2004 है, संस्कृत का जो समय है वो 2005 है, तेलुगु का समय है 2008, कन्नड़ का भी समय है 2008, इसीलिए दोनों एक साल में, और मलयालम है 2013, जबकि उड़िया भाषा को शामिल किया गया था 2014 में। तो यहाँ जितने विकल्प दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तीसरा और चौथा, और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें सी वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले यानी 62 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्सिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 5, मतलब अधिकतम उसमें 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्सिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 9। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है उसके मेंबर्स के नंबर यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका केवल पहला वाला ही जो है इसमें गलत है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो दिया है ना 5 सदस्य, सही बात क्या है कि अधिकतम 7 सदस्य होते हैं, यहाँ 5 ही दे रखा है, तो ऊपर का गलत है, मतलब पहला वाला, और इसीलिए हम ए को चुनते हैं। यहाँ 5 की जगह कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद देखते हैं 63 को, और इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा एक निकाय सांविधिक निकाय नहीं है, मतलब वो सिचुएटरी बॉडी नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा होगा 63। और 63 का हो जाएगा डी वाला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका बाकायदा अनुच्छेद बांधकर जो उल्लेख है वो किया गया है। बाकी जितने आप देख रहे हैं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये सब सांविधिक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कौन सा निकाय सांविधिक है, कौन सा संवैधानिक। इसके बाद देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हाई कोर्ट हैज नॉट एस्टैब्लिश इन 2013। 2013 में कहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी, तो त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय दिया हुआ है। बाकी जो यहाँ पूर्वोत्तर के राज्य आप देख रहे हैं वहां तो 2013 में ही स्टैब्लिश होता है, लेकिन सिक्किम में बहुत पहले से था, मतलब 1975 से 1975, तो ये इससे बाहर है। इसके बाद 65 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू टॉप 3 रॉक फॉस्फेट प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड टॉप 3, मतलब पहले नंबर पर कौन है, क्रम के हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ उन्हीं राज्यों के क्रम अदल बदल कर दिए हुए हैं, बताइए क्रम कौन सा सही होगा रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन के मामले में। और 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, मतलब पहले नंबर पर है झारखंड, ठीक, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। इसके बाद चलते हैं 66 में, और 66वें में आपसे कहा गया कि इंडिया रैंक 3rd इन वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। स्टील, गार्नेट, ग्रेफाइट, ये 3 खनिजों के नाम दिए हैं, और इसका डी वाला सही होना चाहिए या सी वाला, बताइए। इसका भी डी वाला ही सही होगा, क्योंकि गार्नेट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क इन तीनों के मामले में, ठीक है, आयरन ओर, यहाँ पे स्टील जो शब्द लिखा हुआ है उसको आप बाहर कर दीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्नेट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क इन तीनों के मामले में भारत की पोजीशन पूरे विश्व में 4थे स्थान पे है। स्टील के प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पे है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके मामले में भारत तीसरे स्थान पे हो, और यही वजह है कि हमें डी वाले को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 67 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है उनके नाम दिए हैं। रेशम सिर्फ रेशम के कीड़े से ही नहीं प्राप्त होता, मतलब मलबरी ही प्रकार का नहीं होता, उसमें इरी और टसर और मूंगा इस प्रकार के रेशम होते हैं जो कि चींटियों से, मकड़ियों से, ऐसे जीवों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आप देखिए जो ईरी रेशम उत्पादक राज्य हैं वो शीर्ष पर 2 हैं, असम और मेघालय। असम पहले नंबर पर, मेघालय दूसरे नंबर पर। टसर रेशम के मामले में झारखंड पहले स्थान पे है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। और मलबरी रेशम जो होता है यानी शहतूत के कीड़े से, शहतूत के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशम, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पर है और आंध्र दूसरे नंबर पर है। तो गलत क्या है बताइए। गलत कुछ नहीं है, सभी सही है, और सभी सही है तो इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 68 को देखते हैं। 68 में कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें चुनना है आपको, लेकिन संदर्भ किस चीज का है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये सारी बातें, मतलब प्रोडक्शन का डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो मैनपुरी जिला जो है वो लहसुन के उत्पादन में नंबर 1 है। आगरा जो है वो सबसे ज्यादा मूली पैदा करता है, और जालौन से टमाटर ही फल कर निकल कर आते हैं ढेर सारे। तो आप बताइए कि इसमें नंबर 1 का जो ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है सही क्या है। 68 का केवल पहला वाला सही है। मैनपुरी ही जो है वो लहसुन भी सबसे ज्यादा उपजाता है, मूली के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और टमाटर के प्रोडक्शन में भी फिलहाल यूपी में नंबर 1 पर वही है। तो इसका सिर्फ पहला वाला ही सही है, बाकी दोनों गलत है। इसके बाद 69 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो कल्याण सोना ये बासमती चावल की काफी अच्छी वेरायटी है। पूसा RS10 ये गेहूं की बहुत उन्नत किस्म है, और अपर्णा ये मक्के की किस्म है, मतलब मेज की एक वेरायटी। अब इसमें आप देखिए सही क्या है।
सही कुछ नहीं है, सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। कल्याण सोना ये गेहूं की किस्म है। ये बासमती चावल की किस्म कब से होने लगी? सोने जैसा गेहूं चमकता है तो इसको कहा जाता है कल्याण सोना, खाने से कल्याण हो जाता है। और पूसा RS10 जो है ये बासमती चावल की काफी अच्छी किस्म है। पूसा वाले जो क्षेत्र है उसके हिसाब से इसको डेवलप किया गया है, रिसर्च वाला है। और बासमती चावल में एक वैरायटी ऐसी होती है ना कि आप जब उबालेंगे तो लंबा लंबा दाना हो जाएगा, वो महकता नहीं है। और दूसरा वाला ऐसा होता है कि वो सेंटेज होता है, मतलब आप उबालेंगे तो दाना भी बड़ा होगा और महक भी होगी, तो वैसे वाले चावल। और इसके साथ देखिए अपर्णा जो है वो मक्के की नहीं बल्कि मटर की वैरायटी है, तो ये सब गलत दिया है और इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं। 70 को देखते हैं। यहाँ ऑड ऑप्शन आपको चुनना है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। तो माधव नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है और पेंच है। इसमें 3 जो है वो एक ही राज्य में स्थित है और एक जो है वो बाहर वाला है। तो बताइए कि बाहर वाला कौन सा है? तो बाहर वाला इसमें गूगामल है जो कि महाराष्ट्र में है, बाकी जितने हैं वो सब मध्य प्रदेश में है, तो गूगामल को बाहर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। पौधों की अति संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में यहाँ दिया है, मतलब कौन सी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है, असल में वो दिया है। तो लोटस कॉर्निक्यूलेटस ये दिया हुआ है, पौधे का वानस्पतिक नाम है, ये गुजरात राज्य का है। इसके बाद अमेंटोटेक्सस जो है ये असम में पाया जाता है और सिलोटम नूडुम जो है ये असल में तमिलनाडु में पाया जाता है। इनका क्षेत्रीय नाम नहीं दिया है बल्कि वानस्पतिक नाम दिया है, तो उसी नाम से ये पहचाने भी जाते हैं। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो सही इसका केवल पहला और दूसरा है, नीचे वाला गलत है। ये जो सिलोटम न्यूडुम दिया है ना, ऊपर के दोनों सही है, तो इसीलिए हम सी को चुन लेते हैं। ये जो सिलोटम न्यूडुम दिया है ये तमिलनाडु का नहीं है, असल में ये कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है, दक्षिण में ही कर्नाटक से बिलोंग करता है। इसके बाद 72 को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तोपचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट वाइज यहाँ पर लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो इसमें 3 इवन है और 1 ऑड है। और ऑड इसमें कौन सा है? ये जो सीता नदी नीचे लिखा हुआ है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये इससे बाहर हो जाएगा। और बाकी जितने आप देख रहे हैं वो कहाँ पर हैं? ये सभी जैसे तोपचंची है, पारसनाथ है और डालमा है, ये सब झारखंड में। इसके बाद 73 को देखते हैं। यहाँ स्टेट दिया है और मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया दिया हुआ है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें आपको तलाशना है, ये पहले से मैच है। पश्चिम बंगाल में थाने क्रीक फ्लेमिंगो वाला जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गहीर माथा है, ऐसा यहाँ दिया है। दमन दीव में फुदाम है और पश्चिम बंगाल में सजना खाली है। अब बताइए कि इसमें से गलत क्या है? तो गलत इसका पहला दूसरा दोनों है, नीचे वाले सही है, ठीक है, पहला दूसरा दोनों है, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है पहले उसको चुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? यहाँ गलत दिया ही है असल में। महाराष्ट्र में थाने क्रीक है, यहाँ थाने यानी थाड़े, जो थाड़े जिला है ना उसके हिसाब से, तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो वैसे भी आप गेस कर सकते थे कि पश्चिम बंगाल में कहाँ से चला जाएगा, तो ये वाला महाराष्ट्र का हो गया। और गहीर माथा आपने कई बार पढ़ा होगा ऑलिव रिडले टर्टल के संबंध में, तो ये ओडिशा राज्य का है, ठीक है, ओडिशा में गहीर माथा। इस प्रकार से नीचे वाले दोनों सही है, दमन दीव और वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। विषम विकल्प का यहाँ भी आपको चयन करना है। तो यहाँ अवस्थिति लिखी हुई है बॉटेनिकल गार्डन की, मतलब जो बॉटेनिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनको अवस्थिति के आधार पे आपको छांटना है और देखना है कि उसमें से एक कोई अलग है और वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 74 को, तो इसका जो सी वाला है मतलब सेमोजी पूंगा वो इससे बाहर है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये केरल में है, वेल्लाइनी भी केरल में है और मालपुझा गार्डन जो है ये भी केरल में है। लेकिन ये वाला जो सेमोजी आप देख रहे हैं ना, ये असल में तमिलनाडु राज्य में है, दक्षिण में ये भी है लेकिन ये तमिलनाडु में और बाकी सभी केरल में। 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में स्थित है? तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधेरी है और नॉन ऑफ दीज है। बताइए इसमें से कौन सा? तो ये जो 75 है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेट नहीं करता है। मतलब यहाँ ये पूछा गया है ना कि कौन सा इसमें नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करता है, तो यहाँ नहीं करता है कोई भी राज्य। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में संजय दुबरी है, इसके अलावा मेलघाट वाला जो है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ही तडोबा अंधेरी भी है, तो ये तो दक्षिण और मध्य वाले हिस्से में आते हैं, तो इसका डी हो गया। 76 को देखते हैं। गांधीवादी योजना, जन योजना और सर्वोदय योजना, ये जितने भी प्लान्स दिए हुए इनको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो एग्जैक्टली इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए और इसका जो अरेंजमेंट है वो सी वाला परफेक्ट है, यानी पहला दूसरा तीसरा ये पहले से व्यवस्थित है। लेकिन डेट जान लीजिए। 1944 में गांधीवादी प्लान आता है, जन योजना आती है 1945 में और सर्वोदय प्लान आता है 1950 में, 1950 में, ऐसे इसका है। इसके बाद 77 को देखते हैं। कोठारी कमीशन शैक्षणिक सुधार, नरसिंघम कमेटी बैंकिंग सुधार और केलकर कमेटी पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आप बताएं कि सही कौन सा है।
तो देखिए इसमें कोठारी कमीशन का संबंध शिक्षा से था, इसमें कोई डाउट नहीं है। नरसिंघम कमेटी ये बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है, लेकिन केलकर कमेटी का संबंध पिछड़े जाति से नहीं था। कॉमर्स वाले सेक्टर से ये भी कमेटी बिलोंग करती थी, तो ये इससे बाहर है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा विषम है। ठीक है, विषम विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें अगर आप देखें तो जो ऑड ऑप्शन है वो आपका बी वाला है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, वो इसमें से भिन्न है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 79, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इनको आपको स्थापना वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में अरेंज करना है, तो इनका समय आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल 79 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से यानी इसको उलट देना है सीधे सीधे। जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है इसको एक क्रम से ही देख लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो डेट है वो 28 जुलाई 2014 की है। ये 2014 का है, यहाँ तारीख को अगर न भी देखें तो 2014 की जो तारीख मतलब डेट है। और इसके हिसाब से मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड ये 2006 में आया था, 2006 यानी और पीछे वाला। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ये सबसे पुराना है और इसकी जो डेट है वो 1984 की है। तो इस हिसाब से हमने देखा इसका सी वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, और 80 में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ है मतलब कृषि बाजार, कार्ड योजना सेंटर आदि, इनको कालानुक्रम में अरेंज करके बताइए कि क्रम कौन सा होगा। तो ई नाम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, मतलब किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंडी, और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, किसानों के क्षेत्र की ही मतलब कृषि क्षेत्र की ही ये सारी स्कीम्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का डी वाला हो जाएगा, इसको उलट दीजिए सीधा हो जाएगा। मतलब ई नाम राष्ट्रीय बाजार कब का है, ये 14 अप्रैल 2016 का है, ये वाला 14 अप्रैल 2016 का। इसके बाद डी वाले को पहले चुन लेते हैं, ये वाला। ठीक है, दूसरे वाले को देखिए, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये 19 फरवरी 2015 की है, और किसान कॉल सेंटर ये 21 जनवरी 2004 में आया था, ये सबसे पुराना है, 2004 का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये यूपी बजट 2020-21 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना 597 करोड़ रुपए। इसके बाद आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो 478 करोड़ मतलब करोड़ रुपी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए 1200 करोड़ रुपए, और इसमें से कोई नहीं। तो इनकरेक्ट आपको तलाशना है, गलत की तलाश करनी है, और इसका हो जाएगा डी वाला, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो यहाँ आवंटन है इसको आप आंकड़ेवार मत रटिए, बस ये देख लीजिए कि कौन सा ज्यादा आवंटित धनराशि वाला है और कौन सा कम आवंटित धनराशि वाला है, क्योंकि बहुत कम संभावना है कि इसमें आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, ये संभव नहीं है किसी के लिए इतना ज्यादा रटना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यूपी बजट 2021-22। तो अमृत कार्यक्रम के लिए आवंटन था 2000 करोड़ रुपए का, स्मार्ट सिटी योजना के लिए आवंटन था 2200 करोड़ रुपए का, और समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो सही क्या है बताइए। देखिए इसका सही है डी वाला, कोई भी सही नहीं है असल में, इसलिए हमें जो डी वाला है उसको चुनना पड़ रहा है। देखिए अमृत कार्यक्रम जो है उसके लिए 2200 करोड़ रुपए, ये वाला। स्मार्ट सिटी के लिए 2000, ये ऊपर नीचे क्रॉस मैच। और मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना जो है उसके लिए 1000, 1200 नहीं, थोड़ा सा कम, 1000 करोड़, ऐसा आवंटन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 83, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 वाली ही अभी चलेगी जब तक नई नहीं आ जाती। तो संभव है कि जब आप परीक्षा प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो उससे पहले 2021 का भी डाटा आ चुका हो, क्योंकि जो 2019 वाली थी वो दिसंबर में आई थी, तो आएगा तो उसे अपडेट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यही है। तो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कर्नाटक है, ऐसा इसमें कहा गया। 2 साल की अवधि पे ये जारी होते हैं, तो 2017 से लेकर 2019। और इसका जो क्षेत्रफल वृद्धि है वो कितनी हुई है, 1250 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो मिजोरम है, और इसका जो वनावरण है वो कितना है, 84.51% है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसके दोनों है। देखिए सर्वाधिक वन वृद्धि वाला मतलब वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला, यहाँ पे चूंकि गलत देखना था तो इसका सी वाला चुनेंगे। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रॉन्ग है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कर्नाटक है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रफल लिखा है वो असल में कितना होगा, 1025 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो वनावरण के प्रतिशत वाला राज्य है वो ऑफकोर्स मिजोरम है, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज है वो कितना है, 85 है, न कि 84। तो ये परसेंटेज गलत दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और ये रुपया आता है रुपया जाता है वाला प्लान है, तो इसमें किस कर में या किस टैक्स में कितना रुपया आता है, यहाँ पे कहाँ से आता है वो आपको देखना है 2021-22 के बजट के अकॉर्डिंग। तो कॉर्पोरेशन टैक्स से 3 पैसा आता है, इनकम टैक्स से 14 पैसा आता है, कस्टम ड्यूटी से 13 पैसा अर्निंग होती है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसा अर्निंग होती है। हर जगह अभी लाख करोड़ में बात होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें पैसे में बात होती है, पैसा यहाँ चलता है।
तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए 84 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, बी वाले यानी आयकर का जो दिया है ना, इनकम टैक्स का, वो एकदम परफेक्ट है, बाकी सब गलत है। निगम कर के लिए जो है वो 13 पैसे होता है, यहाँ 3 ही पैसे दे रखा है, गलत बात। और आयकर वाला आप देख ही रहे हैं। सीमा शुल्क वाला जो यहाँ कस्टम ड्यूटी है उसकी अगर बात करें तो उसके लिए 3 पैसे और यहाँ 13 कर दिया है। जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए जो है वो 8 पैसे और यहाँ 5 ही लिखा हुआ है, ऐसा है। तो फिलहाल इसका बी वाला ही सही है। इसके बाद 85 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको देखना था। तो फिजिकल डिफेक्ट का जो अमाउंट है वो 3.7% ऑफ जीडीपी है। खाद्यान्न उत्पादन 144.5 मिलियन टन है और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 586 बिलियन डॉलर है। अभी आरबीआई का एक नया डाटा जारी हुआ है, उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज वाला मामला है उस पर कुछ आंकड़े दिए गए, तो उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें से 85 में से गलत वाला तलाश कीजिए और बताइए। तो जो 85 है ना, इसका ऊपर वाला ही गलत है। राजकोषीय घाटा ये जीडीपी का 3.5% है, यहाँ कुछ ज्यादा ही बता दिया है, 3.5 होगा यहाँ पे। ठीक, तो ऊपर वाला गलत है और हमें गलत चाहिए था। इसका मतलब यह है कि नीचे वाले सही हैं, तो उनका भी आंकड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद 86, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ कहा गया कि कार्मेन मौरिया मैचेडो, ये इनका नाम है, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में रथबोन फोलियो पुरस्कार को जीता है। ये एक अवार्ड का नाम है जिसका नाम है द रथबोन फोलियो। और कथक नृत्यांगना है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, इनका देहावसान हो गया है। तो आप बताएं कि सही कौन सा है। सही इसका केवल पहला वाला है। ये जो कार्मेन मारिया मैचेडो है इनका सही है। और इनका जो नीचे लिखा हुआ है ना कथक नृत्यांगना, इनका देहांत तो हुआ है, ऊपर वाला सही है, तो हमें सही पहले चुन लेना चाहिए। ये कथक की नृत्यांगना नहीं है, ये ओडिशी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, ओडिशी नृत्य जो होता है उसको ये करती थी और इनका देहावसान हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां लिखा हुआ है कि पवन गोयनका, ये जो है पवन गोयनका, इनको महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। अतीश चंद्र जो है इन्हें भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। सही इसका केवल दूसरा है, ये जो आतिश चंद्र के बारे में कहा गया है। ऊपर वाला गलत है। अनीश शाह जो है इन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके तौर पे चुना गया है। तो ऊपर वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पवन गोयनका का नाम नहीं होगा। नीचे वाला सही है और हमें सही ही चाहिए था, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको चुना गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको देखना है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली वॉन द कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0। ये 6.0 क्या है, ये इसका वर्जन है, 6वां वर्जन। तो आप बताइए, इसमें आईआईटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है और व्यक्ति का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा, ऊपर वाला ही सही है। सौरभ गर्ग, इन्हें अभी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है और आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, इसने ये जो चैलेंज है इसको जीता है। तो ऊपर वाला परफेक्ट है। इसके बाद 89 को देखते हैं। 89 में आपसे कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। अभी हाल फिलहाल में इसको शामिल किया गया, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। और संतोष कुमार गंगवार हैज रिसेंटली इनॉर्गेटेड कुरनूल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। मतलब इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कुरनूल हवाई अड्डे का आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया है। तो सही क्या है? सही इसका केवल पहला वाला है। हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है और यहाँ नाम दिया है संतोष कुमार गंगवार का, तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट 90, इसमें कहा गया कि इंडिया हैज गॉट विच पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये काफी चर्चा में था, तो इसको देख लीजिएगा। और साथ में ये भी पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉर्गेटेड द प्रोजेक्ट अवाम की बात। अवाम मतलब जनता, तो जनता की बात। बताइए, इसमें संख्या आपको बतानी है, मतलब कौन सी रैंक भारत की है, और साथ में ये बताना है कि राज्य कौन सा है, मतलब कहाँ की राज्य सरकार है जिसने की अवाम की बात को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा डी वाला। ये है 40वां स्थान। भारत को ये जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। यहाँ करेक्ट आपको चूज करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैच रेन नाम का जो प्रोजेक्ट है या अभियान है उसको लॉन्च किया है। ये पहला स्टेटमेंट। और दूसरे वाले में कहा गया कि द 5th मीटिंग ऑफ इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम हैज रिसेंटली बीन हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अकॉर्डिंग टू कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक, तो आप बताइए कि सही क्या है, दोनों में से सही कौन सा है।
तो सही इसका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं है। ये जो यहाँ लॉन्च करने की बात है ना, मतलब कैंपेन कैच द रेन, इसको शुरू करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी हैं, योगी जी नहीं है। और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की जो 6वीं बैठक है उसमें ऑनलाइन भाग लेते हैं। ऑनलाइन तो भाग लेते ही हैं, लेकिन यहाँ जो संस्करण का नंबर दिया है वो असल में 6वां होगा, तो इसीलिए डी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 92 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो गौतम ठाकर इन्हें OLX का मतलब OLX ऑटोज का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। और शांतनु मिश्रा हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों सही हैं, तो इसीलिए हमें डी वाले को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ आपसे 3 स्टेटमेंट देकर पूछ रहा है कि सही क्या है बताइए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी है और भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मेघालय पावर ट्रांसमिशन में शुरुआत करने के लिए, माफ कीजिएगा, सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि विजय सांपला जो है इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 अलग अलग तरह के करंट अफेयर के स्टेटमेंट हैं, आपको इसमें से सही की तलाश करनी है। बताइए कौन सा सही। इसका पहला और तीसरा दोनों है, लेकिन बीच वाला गलत है, तो इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरे में क्या खामी है। देखिए भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में असम पावर ट्रांसमिशन को सुधारने के लिए समझौता हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, मेघालय, इसीलिए ये गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जैस्मिन हैरिसन ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है और इनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। तो यहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दिया है और इसका संबंध हो जाएगा इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इनका संबंध है और ये सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने कि अटलांटिक ओशियन को पार किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो 2 ही स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है कि इंडिया एंड मॉरिशस हैव साइन $500 मिलियन डिफेंस एग्रीमेंट, रक्षा मसौदा, और इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU टू इनहेंस स्कूल एजुकेशन इन नागालैंड। तो बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गलत की तलाश करनी। गलत इसका केवल पहला वाला है। भारत और मॉरिशस के बीच में जो समझौता हुआ है वो $500 मिलियन का नहीं है, बल्कि $100 मिलियन का है वो रक्षा समझौता है, लेकिन यहाँ जो अमाउंट है वो असल में 100 का है, इतना ज्यादा नहीं। बाकी नीचे वाला सही है, इसमें हमें गलत चाहिए था तो हम ए का चयन करते हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ आपको गलत चाहिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि PM मोदी जी जो है वो रिसेंटली इनॉर्गेट करते हैं द 2nd एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट, मतलब ये दूसरा एडिशन था, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है मैरीटाइम इंडिया समिट का। और साथ में जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपसे कहता है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे हैज रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी 2021। 19 फरवरी 2021 की तारीख पे ये जो पेंगोलिन दिवस है इसको मनाया जाता है। पेंगोलिन एक प्रकार का नेवले जैसा दिखने वाला जीव होता है, उसके शरीर पर ढेर सारे शल्क होते हैं और वो जब खतरा देखता है तो एक गेंद के जैसी संरचना बना लेता है, मतलब लगेगा आपको कि फुटबॉल रखा हुआ है और वो उसका असल में शरीर होता है। जैसे कछुआ अपने खोल में छिप जाता है ना, वैसे ही अपने शरीर को मोड़कर एकदम गोल कर लेता है ताकि इसे चोट न लगे। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ये शिकार ज्यादा होता है इसका, चीन में और भारत में दोनों में पाया जाता है, बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है, इसलिए इसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाते हैं। तो ये जो 96 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। चूंकि इसमें गलत चाहिए था तो ये पेंगोलिन दिवस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गलत है। ये 20 फरवरी 2021 को सेलिब्रेट किया गया था, न कि 19 को। यहाँ तारीख कैसी होगी, 20 होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 97 कहा गया कि किस राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, और हाल ही में किस राज्य में प्रकाश जावड़ेकर जी ने अटल पर्यावरण भवन को उद्घाटित किया है। ये दोनों चीजें आपको पूछी जा रही हैं। तो देखिए इसमें राज्य का नाम कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो असम और लक्षद्वीप होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला असम और लक्षद्वीप वाला, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की 1 दिवसीय महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब 1 दिन की मुख्यमंत्री। और साथ में ये भी पूछा गया कि तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू किया गया है। ये 2 चीजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें पहले देख लीजिए कौन कौन सा होगा, राज्यों के नाम ही आपको चुनने हैं। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और ओडिशा। यहाँ पे आप देखिए उत्तराखंड और ओडिशा, यानी पहला वाला इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में अर्जुन मुंडा जो है उन्होंने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए सही है या गलत।
और भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन असम में किया गया है। इसमें से गलत ही चुनना है। तो गलत इसका दूसरा वाला है, ये जो उद्घाटन है ये असल में असम में नहीं हुआ है बल्कि मेघालय में हुआ है, तो हम बी वाले को चुन लेते हैं। जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए कितने रुपए का दंड लगाया है, यानी जुर्माना थोप दिया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों को घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नॉमिनेट किया है, जिसका मतलब ये होता है कि यह बैंक अब इतने उच्च स्तरीय हो चुके हैं कि अब यह विफल नहीं हो सकते। बैंकों के विफल होने की प्रक्रिया आजकल बहुत बढ़ गई, तो ये विफल नहीं हो सकते हैं। तो ये कौन से बैंक हैं और उसमें से कौन सा शामिल नहीं है, असल में आपको ये बताना है। तो ये लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देखेंगे और नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से चुनेंगे। और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये 2 करोड़ की जो धनराशि है इतना जुर्माना लगाया गया है और ये एक्सिस बैंक है जो कि इन बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, बी वाले को हम चुन लेते हैं तो बाकी 3 हैं, मतलब ये विफल नहीं हो सकते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 101वां। और इसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने सतलज नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए करीब 5282 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी है। और हरियाणा के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, मतलब हरियाणा का ये पहला है ऐसा। तो आप बताएं कि सही कौन सा है। सही इसका डी वाला है, कुछ नहीं सही है इसमें। सही क्या है, चेनाब नदी पर ये जो प्रोजेक्ट है ना, रतले परियोजना, ये बन रही है और यहाँ दिया है सतलज, जबकि उत्तराखंड में पहला बाल सुलभ जो पुलिस स्टेशन है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो सही तो इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद 102 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आपको देखना है। और हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप बताइए कि ये LIC वाला और जो ऊपर वाला दिया है इसमें किन किन व्यक्तियों का नाम सही होगा। पेयर वाइज क्वेश्चन है। 102 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये संजीव कुमार और सिद्धार्थ मोहंती का जो नाम दिया है ना, ये इसमें परफेक्ट है, संजीव कुमार और सिद्धार्थ मोहंती। इसके बाद 103, इसमें आपसे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। तो इंडो फ्रेंच प्रैक्टिस डेजर्ट नाइट 21 हैज बीन स्टार्टेड इन जयपुर राजस्थान। ये जो भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास है इसका शुभारंभ जयपुर में हुआ है। और यहाँ कहा गया कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदल दिया गया है और अब नेताजी एक्सप्रेस, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलकम कर दिया गया है। ये गुजरात सरकार ने शुभ काम किया है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका दूसरा तीसरा दोनों है। गलत इसका दूसरा तीसरा दोनों है। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे, ये बी वाला है ना, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि सही क्या है। देखिए, इसमें भारत फ्रांस का जो डेजर्ट नाइट ये 21 नाम का अभ्यास है, ये राजस्थान के जयपुर में नहीं इसको किया जा रहा है बल्कि ये जोधपुर में किया जा रहा है। यहाँ राजस्थान राज्य तो होगा लेकिन लोकेशन कहाँ होगी, जोधपुर होगी, ये वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज है, इस प्रश्न में समस्या है। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन नहीं बल्कि करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए था। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन यही एकमात्र था। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहला वाला चुनना चाहिए। इसमें पहला विकल्प कोई नहीं है, मतलब केवल पहला उसमें मौजूद हो ऐसा विकल्प कोई नहीं है। तो आप इस प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए कि इसका पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ जयपुर नहीं होगा बल्कि जोधपुर होगा। बाकी के नीचे के 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, ये गलत नहीं है। इसके बाद 104 को देखते हैं। प्रश्न में संरचना में थोड़ा डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। तो हर्षा विद जो है ये सुंदरम फाइनेंस बोर्ड की प्रबंध निदेशक के रूप में नॉमिनेट हुई है और हिमाचल प्रदेश पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। और इस स्टेशन का जो नाम दिया है उसे देख लीजिएगा, रेडियो हिल्स यंगिस्तान। तो बताइए, और एक और स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, HDFC बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंस्टा FX मोबाइल एप्लीकेशन। गलत आपको तलाशना है। ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं गलत की तलाश करनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। पहला तीसरा दोनों गलत है, पहला गलत है और तीसरा गलत है। ये दूसरा वाला सही है। कैसे, देखिए, राजीव लोचन जो है इनको सुंदरम फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है और ICICI बैंक है जो कि ये इंस्टा FX नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ बैंक का नाम गलत दिया है। इसके बाद 105, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अवनी चतुर्वेदी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट द रिपब्लिक डे परेड। मतलब ये पहली फाइटर पायलट बन गई है महिला के तौर पे जो कि गणतंत्र दिवस की इस बार वाली परेड में शामिल हुई थी। और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, इन्होंने मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक का विमोचन किया है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। केवल दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला में भावना कांत होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये अवनी चतुर्वेदी दे दिया है, यहाँ भावना जी का नाम होगा। ठीक, तो इसमें हमें सही ही चाहिए था, तो केवल दूसरा वाला सही। इसके बाद 106,
यहाँ देखिए 3 स्टेटमेंट है, सही तलाशना है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेह में मतलब लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। और भारत का पहला जो पॉलिनेटर पार्क है जहाँ पॉलिनेशन होगा वो बिहार में खोला जा रहा है, जबकि पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। तो सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 106। और इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, लेकिन बीच वाला गलत है क्योंकि ये जो पॉलिनेशन पार्क है ये बिहार राज्य में नहीं, वहाँ खोला जाएगा जहाँ ज़्यादा फूल खिलते हों। तो फूल जो है वो हिमालयन स्टेट में रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये बीच वाला गड़बड़ है, ऊपर नीचे के सही है और इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 107 को देखते हैं। 107 में आपसे कहा गया कि मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। मतलब ये गर्म हवा का गुब्बारा होगा जो कि घूमने के लिए काम आएगा, मतलब इसमें चढ़कर घूमेंगे। तो 107 में बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जहाँ की बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा है और वहाँ इस प्रकार की सेवा को शुरू किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका फायदा क्या होगा कि जो पशु है उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा और जो सैलानी है वो बाघों का निरीक्षण भी कर लेंगे और भी कई काम ये आ सकता है। इनकरेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया है और ये है क्वेश्चन नंबर 108। तो MS धोनी ने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड नाम की जो पुरस्कार राशि होती है उसको जीता है। और लद्दाख में मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना को शुरू किया गया है। तो ये 2 चीजें हैं। गलत क्या है आप बताइए? और गलत इसका दूसरा वाला है। इसमें आप देखिए जो दूसरा वाला है ना वो गलत है। कैसे? ये जो सेहत योजना है ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, ना कि लद्दाख में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। इसके बाद 109 को देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इन देयर ऑर्डर। तो इन्हें आप अरेंज करके देखिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिखाई देता है। अब देखिए इसमें डिक्शनरी वाले ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे ना, इसके अल्फाबेटिकल जो सीक्वेंस है उसको मिलाकर, तो इसका बी वाला अरेंजमेंट परफेक्ट होता है। आप कर सकते हैं, इसे लिख कर करना पड़ेगा और आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद 110, इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो एक चित्र को देख रहा है और नवीन नाम के एक और व्यक्ति से कहता है कि ये जो चित्र में मतलब व्यक्ति या मनुष्य का चित्र है उसकी माता उसके पिता के पुत्र की पत्नी है तथा उसका कोई भाई और बहन नहीं है। तो नवीन किसका चित्र देख रहा है आपको ये बताना है। तो यहाँ आप देख लीजिए 110 का जो राइट आंसर है वो पुत्र का चित्र देख रहा है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यहाँ पे सन आंसर होगा। इसके बाद 112 को देखिए। यहाँ कहा गया कि 15 सितंबर 1992 को मंगलवार था, तो 25 दिसंबर 1992 को कौन सा मतलब सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये कैलकुलेशन आसान है क्योंकि एक ही साल में दिया हुआ है। आप कैलेंडर की ट्रिक अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये हल हो जाएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो फ्राइडे कहाँ दिया है? ये डी वाले में दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में मतलब 112 में आपसे कहा जा रहा है कि दिनेश सौरभ का भाई है, रीता अभिषेक की बहन है, सौरभ रीता का पुत्र है और दिनेश का रीता से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ए वाला। ये पुत्र का संबंध है, मतलब यहाँ माता और पुत्र का संबंध है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 6 लड़कियां एक वृत्त के आकार में खड़ी है और उनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, आमने सामने मतलब केंद्र को देख रही है। शबनम प्रवीण के बाईं ओर खड़ी है और रेनू जो है वो शबनम और निहाल के बीच में है। अब यहाँ पर कुछ नाम आपको जो है वो लड़कों के दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि संख्या में 6 हैं और वो वृत्त के आकार में खड़े हैं, उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। अब इसमें देखिएगा तो शबनम जो है वो प्रवीण के बाईं तरफ है, रेनू जो है वो शबनम और निहाल के बीच में है। ऐसे आप गोला बना के ना इन्हें अरेंज करेंगे जैसा इसमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये दिया हुआ है अरविंद प्रवीण और कार्तिक के मध्य में है, तो प्रवीण के बाईं ओर कौन है? तो यहाँ जब आप अरेंज कीजिएगा तो आपको दिशा मालूम हो जाएगी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शबनम। ठीक, तो इसका जो ए वाला है वो सही। इसके बाद 114 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द सूरज इज 25th फ्रॉम द टॉप एंड सिमरन इज 22 फ्रॉम द बॉटम। ऊपर से 25वां सूरज है और नीचे से 22वीं जो है वो सिमरन है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बिटवीन सूरज एंड सिमरन, मतलब संख्या कुल बता दी है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे आएंगे। तो ये आप बहुत आराम से गिन सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, मात्र 5 ही इनके बीच में आएंगे। इसके बाद 115वां, इसमें पूछा जा रहा है कि घड़ी की सुई, उसमें जो मिनट और घंटे वाली सुई होती है वो 5:14 पर कितना एंगल बनाएगी? तो 5:14 ये घड़ी में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। घंटे वाली सुई 5 के पास होगी और ये जो सुई है ये यहाँ पे होगी, इस प्रकार का एंगल बनेगा। तो आपको बताना है। देखिए 115वां, ये 73 अंश का कोण होगा, न्यून कोण होगा 73 डिग्री का। इसके बाद 116 यहाँ दिशा वाला प्रश्न पूछा हुआ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सुरेंद्र अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलकर स्कूल के बाहर अपने पिता की दुकान पर पहुंच जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और अपने चचा की सहायता करता है।
तो वह घर से कितनी दूर और किस दिशा में जाता है। भाई एक बात तो तय है कि सुरेंद्र जो है वो बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन यहाँ मेहनत से कुछ नहीं लेना देना है, यहाँ दिशा से मतलब है। तो आप दिशा बना लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसको चलाइएगा और फिर देखिएगा कि इसका कितनी डिस्टेंस होती है और किस दिशा में ये फाइनली जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 116 का हो जाएगा। बी वाला ये 5 किलोमीटर जा रहा है और इसमें जो साउथ वाली दिशा है मतलब दक्षिण दिशा है उसमें ये दिखाई देता है फाइनली। इसके बाद 117 को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मरकरी जो शब्द है उसको असल में कोड वर्ड में GOTDQAT लिखा जाता है कोडिंग में। तो जो हॉनेस्टी है, ईमानदारी, उसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आप जब अरेंज करेंगे ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी वाले के अकॉर्डिंग देख लीजिए QJRFMAV अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए जो कोडिंग वाला क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हल करना है। इसके बाद यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। 3 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 63 आया है, 63 के बाद 144 आया है। तो अगला जो क्रम इसमें होगा संख्या का 198 का वो हो जाएगा 735। इसे हल कीजिएगा, 735 जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 और 119 में कहा गया है कि जो यहाँ कथन और निष्कर्ष दिया है कौन सा अनुसरण करता है। तो सभी जंगल शेर हैं, ठीक है, सभी जंगल जो है वो शेर हैं। यहाँ जो अजूबे कथन दिए होते हैं उस पर आपको नहीं जाना है, सिर्फ उसकी बात मान लेनी है। कुछ शेर जिराफ हैं तो सभी जिराफ जंगल हैं, ठीक है, ऐसा कह दिया गया। और कुछ शेर जिराफ हैं तो आप सोचकर बताइए कि इसमें निष्कर्ष कौन कौन सा पालन कर रहा है कथन को। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा जो कंक्लूजन सेकंड है वही इसमें फॉलो किया जा रहा है। मतलब जो दूसरा निष्कर्ष है कुछ शेर जिराफ हैं, ठीक है, यही वाला इसमें फॉलो किया जा रहा है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 120वां है। राकेश हार्दिक से लंबा है जो कि सुभाष से छोटा है। नीरजा हिमेश से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। सुभाष राकेश से छोटा है तो सबसे लंबा कौन था। तो सबसे लंबा इसमें कौन होगा, राकेश खुद होगा क्योंकि वो सबसे लंबा है इसमें। और 121वें से अब साइंस स्टार्ट होता है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एक तरफ इन्वेंशन दिया है, दूसरी तरफ इन्वेंटर दिया है। तो टाइपराइटर इसको खोजने वाले शोल्स थे, लेजर को वॉटसन ने खोजा था और रडार की खोज मैमेन ने की थी। तो आप बताइए कि गलत कौन सा है। गलत इसका बी वाला है। बी का मतलब दूसरा तीसरा दोनों गलत है। ये लेजर और रडार का जो दिया है ना ये दोनों गलत है और इसीलिए हमें बी को चुनना पड़ रहा है। असल में लेजर की खोज मैमेन ने की थी और रडार की खोज वॉटसन ने की थी। तो इसको आप नीचे ऊपर में मिला लीजिए, क्रॉस मैच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पीड मोर देन 5 मैक इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड और मोर देन 1 मैक इज कॉल्ड हाइपरसोनिक स्पीड और पर आवर स्पीड ऑफ नॉटिकल माइल इज कॉल्ड नॉट, समुद्री मील। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए 122 का सी वाला हो जाएगा, केवल तीसरा वाला सही है। ये जो स्पीड यहाँ दिया हुआ है ना मतलब नॉटिकल माइल की, वो वाला सही है। ऊपर का दोनों गलत है। जो 1 मैक से अधिक की गति होती है उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। यहाँ पर 1 वाला इधर रहेगा और 5 वाला इधर रहेगा, क्रॉस मैच। इसके बाद 123, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज हाईएस्ट यंग मॉडुलस। इसमें से यंग मॉडुलस किसकी सबसे ज्यादा होगी। ये प्रत्यास्थता की बात है, यंग मॉडुलस जिसकी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 123 और 123 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। टूथ इनेमल, जो दांत का इनेमल होता है ना, इसकी कठोरता बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद 124 को देखते हैं। यहाँ पे इमर्सन रॉड जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन यूज होता है और CFL और ट्यूबलाइट जो है इसमें टंगस्टन और सोडियम दोनों यूज होता है। तो गलत क्या है, गलत इसमें सी वाला है, सिर्फ तीसरा, ठीक है। ये जो दिया है ना CFL और ट्यूबलाइट में क्या यूज होता है, पारा और फास्फोरस यूज होता है। यहाँ टंगस्टन दे रखा है तो ये गलत हो गया है। 125 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ एल्कोहल फाउंड इन एल्कोहलिक सबस्टेंस। तो ब्रांडी में पाया जाता है 35 से लेकर 60% एल्कोहल। जिम में पाया जाता है 40 से लेकर 50% एल्कोहल। पोर्ट में पाया जाता है 9 से 16 और सिडार में पाया जाता है 2 से 8.5। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और सही इसका डी वाला है। डी का मतलब क्या, पहला दूसरा और चौथा सही है, लेकिन इसमें जो तीसरा है वो पोर्ट वाला गलत दिया है। पोर्ट में कितना पाया जाता है, 15 से 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूज ऑफ ग्लास टाइप। मृदु कांच जो होता है ये बीकर परखनली बनाने के काम में आता है। कठोर कांच गिलास, बोतल, खिड़की का कांच बनाने के लिए यूज होता है। फ्लिंट कांच जो होता है वो प्रिज्म और लेंस बनाने में यूज होता है। और पायरेक्स जो होता है वो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में यूज होता है। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब क्या है कि इसमें तीसरा और चौथा जो है वो करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। जो मृदु कांच है वो गिलास, बोतल और जो खिड़की का कांच होता है उसको बनाने में यूज होता है और कठोर का इस्तेमाल होता है परखनली बनाने में। इसके बाद 127, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूज ऑफ सिल्वर कंपाउंड।
तो कंपाउंड दिया है और यूज दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ये पर्सनल डिओड्रेंट बनाने में यूज होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो कवक रोधी के रूप में यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए यूज होता है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 127 बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब क्या है कि दूसरा तीसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 127 में जो सिल्वर नाइट्रेट है वो असल में मतदान में जो स्याही इस्तेमाल होती है उसमें यूज होता है। इसके बाद 128 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉमन एलॉय एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। तो इसमें जर्मन सिल्वर दिया है, इसमें कॉपर जिंक और निकल है, इसके अलावा डेल्टा मेटल है, कॉपर जिंक और फेरस है, गन मेटल है, कॉपर जिंक और टिन है। तो सही क्या है? सही इसका ऊपर वाला है, मतलब पहला, केवल पहला सही, बाकी सभी गलत है। डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक और टिन होता है और गन वाले में जो है वो कॉपर जिंक और फेरस होता है, यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद 129 में धातु और अयस्क दिया है, आयरन कॉपर लेड है और आयरन का अयस्क होता है लिमोनाइट सिडेराइट, जबकि कॉपर का होता है मेलेकाइट एजोराइट और लेड का होता है सीरोसाइट कैसिडाइट। तो आप बताइए कि सही कौन सा है? और 129 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है और ये वाला इसका परफेक्ट है। लेकिन नीचे वाला गलत है, लेड का क्या होता है? सीरोसाइट और गैलेना होता है। इसके बाद 130वें को देखते हैं। रंग और वर्णक दिया हुआ है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है और पपीते का पीला रंग जैंथोफिल से होता है। लाइकोपिन जो है ये टमाटर को लाल कर देता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो सही है वो कौन सा है। तो बाकी सब तो सही है लेकिन पपीते का पीला रंग जो है ये कैरिका जैंथिन की वजह से होता है। तो इसमें बी वाला जो है ना वो गलत हो जाएगा और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 131, इसमें कहा गया कि कशेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं और मनुष्य की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 26 और 7 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा। इसके बाद 132वां, यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो विटामिन B2 जो होता है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है B3 को, और नियासिन कहा जाता है B6 को, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है B12 को। तो इसमें सही कौन सा है? सही इसका डी वाला है। डी का मतलब क्या हुआ कि पहला और चौथा। इसके बाद 133 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो ऑड ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो कोबाल्ट, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है इसमें जो विषम है वो आपको सेलेक्ट करना था। तो इसका सी वाला हो जाएगा पोटेशियम। असल में कोबाल्ट जो है वो अल्प खनिज होता है यानी माइनर मिनरल होता है, वैसे ही बाकी सभी जो है वो भी, लेकिन पोटेशियम लघु खनिज यानी स्मॉल मिनरल के तौर पे देखा जाता है। 134 को देखिए, यहाँ कंदिल जड़ें जो है वो डहेलिया में पाई जाती हैं, ट्यूबुलर रूट्स जो होती हैं। पुलकित जड़ें ये शकरकंद में पाई जाती हैं और मणिका में जड़ें ये अंगूर में पाई जाती हैं। गलत क्या है? तो गलत इसका पहला दूसरा दोनों है, ठीक है, पहला दूसरा दोनों है लेकिन तीसरा वाला सही है। कंदिल जड़ें शकरकंद में पाई जाती हैं और पुलकित जड़ें जो हैं वो डहेलिया में पाई जाती हैं। इसके बाद 135 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है यूपी के संबंध में। तो लाख बहोशी जो है ये कन्नौज में है, समसपुर हरदोई में है और सांडी रायबरेली में है। तो गलत क्या है? देखिए 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला दूसरा तीसरा दोनों गलत है क्योंकि समसपुर जो है वो रायबरेली में है और सांडी हरदोई में, यहाँ उल्टा दे दिया है। 136 पूछा गया है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में, मतलब विहारों के बारे में सही है। तो रानीपुर जो है ये बांदा में है, कतरनिया घाट जो है ये ललितपुर में है, महावीर स्वामी ये बहराइच में है और सोहागी परवा जो है ये महाराजगंज में। सही कौन सा है? तो सही इसका डी वाला है, पहला और चौथा। लेकिन जो बीच वाले जैसे कतरनिया घाट आप देख रहे हैं ना, बहराइच में है वो, और महावीर स्वामी वाला ललितपुर में है, तो ये ऊपर नीचे दे दिया है। इसके बाद 137 में यहाँ लोकगीत और जो क्षेत्र है वो दिया हुआ है, रसिया, खजरी, इसके अलावा माफ कीजिएगा गजरी और आल्हा और बिरहा। क्षेत्र में मिर्जापुर, ब्रिजभूमि और पूर्वांचल और बुंदेलखंड दिया है। सही क्या है? सही इसका मैच करना है आपको। तो जब आप मैच करेंगे तो इसका सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। सी वाले के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं, मतलब रसिया ब्रिजभूमि, कजरी मिर्जापुर, आला बुंदेलखंड और बिरहा जो है वो पूर्वांचल का। इसके बाद देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसमें विषम कौन सी है? पानिका, सहरिया, पहरिया, पटारी। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, सहरिया जनजाति। बाकी जो है वो सोनभद्र की है लेकिन सहरिया कहाँ की है? ये ललितपुर की है, तो ये इससे बाहर हो जाएगी। 139 इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो सिरेमिक यूटेंसिल जो है ये खुर्जा में बनाए जाते हैं और टॉर्च का निर्माण होता है लखनऊ में, बेत की छड़ियां बरेली में बनती है। तो गलत क्या है? गलत इसका अगर आप देखें ध्यान से तो डी वाला है, कुछ भी नहीं, सभी सही है। इसके बाद 140 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। ड्रामा इंस्टीट्यूट और रिलेटेड एरिया दिया है, यायावर है, नेहरू बाल भवन है, अभिनव ज्योति है और ये भारतीय ज्ञान, यहाँ पे आप देखें ये जान लिखा हुआ है, ये जन होगा, ठीक है, भारतीय जन नाट्य संघ यानी पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। तो मिलान अगर आप कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या? नाट्य संस्था यायावर जो है वो लखनऊ में है, नेहरू बाल भवन ये प्रयागराज में है, अभिनव ज्योति जो है ये वाराणसी में है और नाट्य जनसंघ जो है वो आगरा में। तो यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।